सो वी आर लाइव एंड दोस्तों, आप सबका बहुत 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 स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पुनीत भटनागर, आपका होस्ट पुनीत भटनागर। और गेसु संवाद में आज हमारे खास मेहमान हैं श्री कृष्ण दास गुप्ता। और हालांकि वो हमसे बहुत सीनियर है, 86 बैच से है, मगर मन से उतने ही जवान और अपने काम करने का उनका जो जज्बा है उसके बारे में जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो आपका स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस गेसु की कम्युनिटी में। काफी दिनों से आपसे बात करने के लिए हम लोग लालायित से, काफी समय से ये इंतजार था और आज आप हमारे साथ हैं तो बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों जो हमारे साथ चैट बॉक्स में जुड़े हैं, जस्ट कंफर्म आप लोग हमको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सो दैट वी गेट अहेड। ओके, तो दोस्तों जो भी लोग आज हमारे साथ चैट में जुड़े हैं और जो अभी लाइव पर देख रहे हैं हमको गेसु संवाद में और उज्जैन वाले ग्रुप में, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत। और अब हम आगे बढ़ते हैं। सर, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ। जब मैंने आपके बारे में पढ़ा और आपके लिंक्डइन का जो आपका पूरा सफर उस पर देखा, आपके कैरियर का, तो मैं दंग रह गया। आपने इतने सारे देशों में काम किया है, इतनी कंपनियों के साथ काम किया है, इस सबको एक एपिसोड में समेट लेना शायद मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपकी जिंदगी में, आपके करियर में जो महत्वपूर्ण क्षण आए हैं उनको फिर से जी सकें, उनको हमारे जो सुनने वाले हैं, जो दर्शक हैं, उनके साथ साझा कर सकें। और चूंकि आप गेसु से हैं, एक सवाल मैं आजकल अक्सर पूछता हूँ लोगों से, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ कि न्यूजीलैंड, आप न्यूजीलैंड से हैं और न्यूजीलैंड की ही हमारी एक और गेसुआइट है रचना, तो वो जब इस मंच पर आई और तो उन्होंने बताया कि वो पहले डॉक्टर बनना चाहती, लेकिन डॉक्टर ना बनी और वो गेसु में आ गई और इंजीनियर बन गई। उसके बाद पिछले दिनों रवि मंगल सिंह सर के साथ मेरी बात हुई। मैं सुना और उन्होंने भी कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो क्या हुआ कि पिछले दिनों जब हमारे कॉलेज का एक इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा था नए बच्चों का, और मुझे बुलाया गया कि आप नए बच्चों के साथ बात कीजिए, तो मैंने सबसे पहला सवाल ये पूछा, भाई लोगों, आप में से कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं? और मैंने ऐसे ही मजाक में पूछा था, लेकिन कम से कम 10-12 स्टूडेंट ऐसे निकले जिन्होंने कहा हाँ मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन आज यहाँ आ गया हूँ। तो मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आप तो कहीं डॉक्टर नहीं बनना चाहते? अच्छा, जवाब देने से पहले मैं अपने गेसु के भाई बंधुओं को नमस्कार बोलता हूँ। मेरे जूनियर, मेरे सीनियर, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आपकी गेसु संवाद टीम का बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने आफ्टर गेसु आईआईटी में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, तो मेरा वहां पे भी एलुमनाई एसोसिएशन के साथ में काफी इन्वॉल्वमेंट था और है। तो आप लोगों ने जिस तरह से किया है, हैट्स ऑफ, इट इज ऑन पार विद व्हाट हैपेंस इन इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटी। वेरी वेरी गुड वर्क अजय। मैं आपको बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू बोलता हूँ सर। ये मैं आपको बताऊं कि आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि पिछले दिनों मोदी जी ने बोला मन की बात में कि सब एलुमनाई एसोसिएशन को आपस में जोड़ना चाहिए, और हमारे दोस्तों ने सबने गर्व से व्हाट्सएप पर लोगों को बताया कि अरे हम तो ये बहुत पहले से कर रहे हैं, अभी आप हमको क्या सिखाएं। और कई मीडिया के लोगों ने मुझे बोला कि शायद ये आईआईटी, आईआईएम वगैरह के अलावा
शायद आप ही एक हो इंजीनियरिंग कॉलेज वाले, जो गेसू वाले, जो इतने जोर शोर से और इतने सिस्टमेटिक तरीके से इसको चला रहे हैं। Exactly. You know, हम लोग ये मैंने मेरा MBA विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से किया था, IIT खड़गपुर से, और वहां पे हमारे मंथली एक चैट होता है, वीडियो चैट होता है, और उसमें मैंने एक्चुअली उनको बोला हमारे जो वहां पे जो एलुमनाई एसोसिएशंस के जो इवेंट्स होते हैं, दे आर वेरी क्लोज्ड इवेंट्स, वो लोग उसको यूट्यूब वगैरह पे डालते नहीं है। तो मैं उनको बोला कि व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, हमको करना चाहिए, उससे एज एन ऑर्गेनाइजेशन यू गेट मोर विजिबिलिटी। मैंने उनको ये एग्जांपल भी कई बार दिए हैं कि IIT being such an esteemed organization, as an organization, I mean institute तो है ही, it is a massive organization, it should have a global footprint like Harvard or Stanford, लेकिन यहाँ पे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में उनको भी कोई नहीं जानता है, IIT को भी कोई नहीं जानता है। तो उसका रीजन ये है कि बहुत मोस्ट ऑफ द प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूट जितने हैं वो सब बहुत इनवर्ड लुकिंग रहे हैं। उन्होंने अपने आप, जैसे आप यदि गूगल करो, आपको हार्वर्ड की केस स्टडीज और स्टैनफोर्ड की, MIT की कितना मिलता है आपको उसमें, लेकिन IIT के बारे में बहुत कम मिलता है। अब थोड़ा बहुत मिलने लगा है, लेकिन भाई एज वाइज तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स करीब करीब बराबर है, इनका बहुत लंबा हिस्ट्री है। तो मैंने उनसे शेयर किया कि हमारे देखो गीसू वाले करते हैं, और मैंने लिंक्स भी भेजे उसको, प्रवीणा को जो एक्स डीन है वहां की, अब तो वो चीज वहां पे डीन रोटेशन से आते हैं, शी इज हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो मैं पहले तो यही बोलना चाहता था कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट आई सी, आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ सच अ कॉलेज जहां से आप जैसे लोग निकले हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूट का और भी नाम रोशन किया है। सो हैट्स ऑफ, मेरा बहुत बहुत अभिनंदन आप सबको। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैंने जो क्वालिटी ऑफ एलुमनाइज देखे, जिन्होंने, मैंने प्रैक्टिकली सारे गीसू संवाद, जब अजय ने मुझे बोला था कि आप भी करो, तो मैंने कहा यार, कहा मेरे को इस सब में खींचना है। बोले नहीं, आप करिए तो सही, शेयरिंग इज गुड। मैंने कहा हाँ, शेयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। तो आई गॉट इंक्यूजिटिव, मैंने उसके पहले नहीं देखा था, आई एम ऑनेस्ट विथ यू। फिर मैंने वो, अभी अजय से क्या महीना 2 महीना पहले बात हुआ होगा, उससे लेके अभी तक सारे देख डाले जितने एपिसोड्स हैं मैं सब देख चुका हूँ। अजय मेरा ख्याल है हमारे साथ इस चैट में। थैंक यू अजय। वो अजय में भयंकर परसिवरेंस है, आई मस्ट से दैट, he was, he really pushed hard, and great, we need people like them, who can bring some, क्या होता है विथ टाइम एंड एज। अब मेरे को इंस्टीट्यूट से निकले हुए कितने 34 साल हो गए, मैं 22 साल का था जब ग्रेजुएशन किया था। आप लोग उम्र का हिसाब लगा सकते हो, लेकिन बात मेरे सामने मत लगाना। Anyway, लेकिन it is it is long time, and unfortunately मेरा इंस्टीट्यूट से ज्यादा नाता नहीं रहा निकलने के बाद में। मैं 2 साल बाद ही इंदौर छोड़, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल ही मैंने काम किया था वो इंदौर में, और निकल गया था। अब मैं आपकी क्वेश्चन पे आता हूँ जो आपने पूछा अबाउट। मैं इसके पर एक चीज और कहना चाहता हूँ सर, आपने बहुत अच्छी बात कही हमारे बारे में, गीसू संवाद की टीम के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हूँ, इसके अलावा एक संजय खिमेसरा हमारे दोस्त हैं जो इसके को फाउंडर हैं, और इसके अलावा करीब 23 लोगों की सर एक टीम है हमारी। अजय के अलावा 22 और हमारे ऐसे धुरंधर हैं जो इसमें लगातार काम कर रहे हैं, और उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज आपने इतनी बड़ी बात कही, आपने आज इतनी बड़ी बात कही है कि मैं उन सबको कहना चाहता हूँ, सबके बिना ये संभव नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि कैमरे के सामने बैठकर बात करना एक बात होती है, लेकिन लगातार मेहनत करते रहना और लगातार उसके बारे में लिखना, सोशल मीडिया पर बात करना, तो उन सभी दोस्तों का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और हाँ सर, अब आप बताइए कि आप ये कान में इस तरह
स्टेथोस्कोप लटकाना चाहते थे क्या? तो अब तुमने ये रचना का नाम लिया न्यूजीलैंड से, उन्होंने बोला कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी, फिर अपने रविमंगल रवि सिंह मंगल जी जी ने थे। बोला हमें कि मैं सुना कि वो भी डॉक्टर बनना चाहते थे, तो भाई मैं भी उनमें से एक हूँ। क्या बात कर रहे हैं? ओके मेरा ओके ओके। बिल्कुल ही डॉक्टर, मेरे को सर्जन बनने का बड़ा शौक था एज अ यंगस्टर, और नहीं बना, उसकी भी एक कहानी है। यदि हुआ तो शेयर करेंगे जब अपन। जी बताइए ना। आप आपकी अगर आप डॉक्टरी में जाए, उसका कारण भी सर, उस जमाने में पीएमटी और पीईटी 2 चीजें होती थी, और जो बच्चे अच्छा पढ़ते थे वो, और जो स्पेशली सीबीएसई वगैरह में थे, जो बायोलॉजी भी पढ़ते थे और मैथमेटिक्स भी पढ़ते थे, वो दोनों जगह ऑप्ट करते थे, तो आई थिंक दैट वाज वेरी नेचुरल। तो मेरी मेरी जिंदगी में एक्चुअली जब मैं 17 साल का था तो एक बहुत बड़ा टर्मोइल आया था मेरी जिंदगी में। आई लॉस्ट माय डैड व्हेन आई वाज 17, और वो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, उनको पार्किंसनिज्म का शिकायत था। और मैं 10th बोर्ड की एग्जाम दे चुका था, और मैं सेंट्रल स्कूल में था, केंद्रीय विद्यालय में था, तो वो 10+2 वाला सिस्टम होता है ना, तो 10th बोर्ड होती है वहां पे, तो 10th बोर्ड दी थी, और मेरा रिजल्ट अवेटेड था, मेरे ख्याल से नेक्स्ट डे रिजल्ट था हम लोग का आना। और उसी रात को एक रात पहले शाम को फादर की तबीयत बहुत खराब होनी शुरू हो गई थी, उनको उनका ब्रीदिंग का बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, और उनको बात करने में भी तकलीफ हो रही थी, तो मैं उनके पास में बैठा हुआ था। और किसी को, कोई तो ये नहीं सोचता है कि माता रानी तो चले जाएंगे, आप तो ये उम्मीद करते हो कि वो ठीक हो जाएंगे, तो मैं बैठा हुआ था उनके पास में, और उनका जो बेडरूम था, उस बेडरूम की खिड़की से एमपीबी का कैलाश पार्क का सबस्टेशन दिखता था। ओके। वो उसको कंटिन्यूस देख रहे थे, और मैं पूछ रहा था कि बाबा आप ठीक है ना, थोड़ा सा सांस बेटर हुई क्या? तो वो ना, अभी जब सोचता हूँ तो ये सब लगता है, नो नाउ आई अंडरस्टैंड कि वो, आई थिंक ही वाज losing his control on his life forces. तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और मेरे से पूछा कि तुम क्या करोगे? मैंने कहा बाबा मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं सर्जन बनना चाहता हूँ। हमारे पड़ोस में एक डॉक्टर कटपाल थे, मिस्टर कटपाल थे, उनका बेटा डॉक्टर था, डॉक्टर कटपाल। वो बहुत बड़े सर्जन थे यूएस में, वो बाद में इवन रोनाल्ड रेगन के पर्सनल फिजिशियन बने थे यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। तो वो मेरे बचपन से रोल मॉडल थे, उनको हम गुल्लू भैया बोलते थे, वहाँ जैसे अपना होता है, अपने इंद्र उज्जवल सबके नाम होते हैं कि तो वो गुल्लू भैया। मैंने कहा गुल्लू भैया जैसा मुझको सर्जन बनना है। तो डैडी बोले वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, और फिर वो बाद में सबस्टेशन की तरफ ही देखे जा रहे थे। मैंने कहा उधर क्या देख रहे हो? तो फिर मेरे को देख के बोलते कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा क्या? और उसके बाद उनकी बात करने की क्षमता चली सी गई वो। उसके बाद ये मेरे ख्याल से 9-9:30 बजे की बात होगी, और फिर तब तक वो मम्मी वगैरह ने डॉक्टर वगैरह को कांटेक्ट किया था, डॉक्टर आए थे, डॉक्टर जैन बोल के थे जो डैडी के डॉक्टर थे, तो उन्होंने बोला इनको तो इमीडिएटली एम्बा ले जाना पड़ेगा, कंडीशन ठीक नहीं है। और ऑन द वे एम्बा जाते जाते फिर फादर का देहांत हो गया। और अब यही सब में फिर उनकी उनके शरीर को वापस लाया गया, ये सब चल रहा था। सुबह घर में सब जैसा होता है अगले दिन, जब आप तैयारी करते हो, तो अगले दिन सुबह फोन आया स्कूल से, और हमारे बायोलॉजी के जो हेड थे महाजन साहब, उनका फोन था, और उन्होंने फोन पे बोला मेरी बहन को कि वो नंदू कहाँ है। मेरा नाम कृष्णेंदु है, कृष हो गया हूँ मैं, इसलिए मेरा नाम कृष्णेंदु है, कृष्णेंदु। तो मुझे बोले वहां स्कूल में नंदू नंदू बोलते थे, बोले नंदू की तरह बात करनी है। मैं फोन पे आया तो बोले क्या मैं तुमने बहुत अच्छा किया है बोर्ड एग्जाम में। मैं टॉप 3 में था शायद से तब स्कूल में,
और बोला तुमने बहुत अच्छा किया है, और अब मैं तुमको शैल आई स्टार्ट कॉलिंग यू डॉक्टर दासगुप्ता। ओके। तो मैं, मेरे आंख में तब आंसू ही आ रहे थे क्योंकि फादर रात को ही गए थे। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं तो इंजीनियर बनूंगा। उन्हें नहीं पता था कि घर में क्या हुआ है ना, उनको क्या पता कि घर में क्या हुआ है ना। तो वो चुप हो गए फोन पे। और फिर बोले क्या हुआ, तुम तो मैं उनको बोलता भी था कि मैं सर्जन बनूंगा। तो वो जो डायसेक्शन वगैरह होते थे बड़ा अच्छा करता था, और वो मेंढक वेंढक को काटने का वगैरह मैं बहुत अच्छा करता था। तो उनका पेट स्टूडेंट था, आगे ऐसा बोल सकते हैं। तो मैंने बोला कि मेरे फादर की रात को डेथ हो गई है, और उनका लास्ट यही था मेरे को सेंटेंस, तो मेरे लिए तो आदेश है। तो बस उसके बाद में मैंने सेंट्रल स्कूल छोड़ा, क्योंकि उस जमाने में 12th करके भी आपको फर्स्ट ईयर में, हम लोग उस बैच के थे, हम फर्स्ट पीटी बैच के हैं। तो हम लोग का था कि आप 12th पास करो तो भी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में जाओगे, हायर सेकेंडरी पास करो तो भी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में जाओगे। 1 साल का नुकसान होता है। तो फिर घर वालों ने समझाया कि तुम स्कूल चेंज कर लो ताकि तुम हायर सेकेंडरी के बाद जा सको। फिर मैंने गुजराती स्कूल में एडमिशन लिया था। ओके। और फिर वहां से मैंने हायर सेकेंडरी की थी। RRMB गुजराती महाविद्यालय इंदौर में है। वहां से हायर सेकेंडरी के फिर मैं, हम लोग फर्स्ट पीईटी बैच के थे। और थोड़ा सा मैं, पुनीत, बचपन से आप जो जैसा बोलना चाहो, थोड़ा एम्बिशियस सा था। तो मेरा तब था कि मैं बिट्स पिलाने जाऊंगा पढ़ने, मुझे नहीं पढ़ना। ये लोग तो जीएसटी की बात कर रहे थे तब तब इंदौर में ही होता था कि मैं जीएसटी में जाऊं। तो मैंने बोला मुझे तो बिट्स पिलाने में जाना है, मेरे दिमाग में वो चल रहा था। और डैडी चले जाने से क्या होता है, वो मम्मी जो बोलती है वो मम्मी को क्या पता टाइप रहता है ना। और उस जमाने में जरा उतना अवेयरनेस वगैरह भी किसी को था नहीं। तो फिर मैंने पीईटी की एक्चुअली तैयारी ढंग से की नहीं थी। मैंने जोर जबरदस्ती किया, तो मैं पीईटी में बैठ गया, मैं वेट लिस्टेड हुआ उसमें। तो मैं तो एक्चुअली खुश था कि मैं अब होलकर कॉलेज जाऊंगा, फर्स्ट ईयर करूंगा और पिलाने जाऊंगा। लेकिन फिर मेरे सिस्टर्स, ब्रदर, मेरी सिस्टर, बड़ी दीदी भी इंजीनियर है, उन्होंने जीएसटी से 78 में पास किया है। मेरे जिया जी हैं, वो भी इंजीनियर हैं, जयपुर, REC जयपुर से, 73 बैच के हैं वो। तो उन्होंने सबने बोला नहीं, तुम वहां तो उधर से भी जा सकते हो ना, तुम इंजीनियरिंग में एडमिशन लो। तो वेट लिस्टेड थे, तो जीएसटी तो बाहर हो गया कि जीएसटी मिलेगा नहीं। फिर भोपाल गए, वहां से ही होता था अलॉट कि वेट लिस्ट में कहाँ जाओगे। तो जबलपुर, ग्वालियर, रायपुर और उज्जैन ऑफर हुआ था। तो उज्जैन लॉजिस्टिकली पास था। और प्लस पुनीत, फादर जाने से फाइनेंशियल कंडीशन हमारी बड़ी खराब हो गई थी हमारी, तब तो बहनों की शादी नहीं हुई थी। मदर गाना सिखाती थी, कपड़े सिलती थी, और इट वाज टफ फॉर अस फाइनेंशियली। तो वो था कि फीस तो बहुत कम होती थी उस जमाने में, 3 रुपए या ऐसा कुछ होता था महीने का, हम लोग वो ईयरली प्रोग्राम में थे। उस जमाने में सेमेस्टर नहीं था, ईयरली चलता था। प्लस वो मालूम पड़ा कि भाई आप वो ट्रेन का पास निकाल लो, आप अप डाउन कर सकते हो। तो वो सब करके फिर उज्जैन बिकेम द प्रायोरिटी की, चलो भी उज्जैन में एडमिशन लेते हैं। तो दैट्स अ वेरी इमोशनल स्टोरी सर। पिता का आदेश था, कहीं ना कहीं वो बड़ी बड़ी बात होती है। और किसी भी बहाने से आप उज्जैन आए और आज हमारे साथ हैं, तो मैं, विधि का जो भी विधान है, पर उसमें कुछ अच्छी बातें हुई। और मुझे मालूम है कि जिस दौर में आप आए, मैंने रवि मंगल सिंह सर से भी बात की थी, उनसे 1 साल बाद ही आप आए हैं। और मुझे पता है कि वो क्या दौर था, मतलब क्या झंझावात कॉलेज में हुए थे। और उस दौरान में तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, तो मैं उन सब की बात नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो 5 साल थे, उनसे आपको क्या सीख मिली? तो वो उज्जैन में उस बबूल खेड़ी में आपने ऐसा क्या सीखा पढ़ाई के अलावा, जो आगे कभी काम आया होगा?
सबसे बड़ी बात जो मेरे साथ वहां पे हुई, मैं एक बॉय से मैन हो गया वहां पे आके। ओके। I went to I came to Gisu as a very shy, introvert, scared boy, and stepped out as a confident, strong, independent, fearless man. Young man, not a not mature man, but I think जो बहुत बड़ा एक you rightly said, और रवि मंगल सिंह जी ने भी कवर किया उनके उसमें प्रोग्राम में, कि बहुत टफ दिन थे, और वो टफ दिनों के अंदर भाई बोलते हैं ना कि when going gets tough, tough gets going. So कहीं था अंदर शायद से टफ होना, तो वो उसको उससे ना घबरा के भाग के उसको फेस किया, और उससे सीखा कि यदि आप नहीं डरो तो आप जीत सकते हो। तो वो करके, सॉरी, हाँ, तो ये एक सर एक बड़ी अजीब सी बात है कि जितने भी गेसुआइट्स निकले हैं, वो दुनिया में कहीं भी गए हैं, वो सब ये बोलते हैं कि गेसु ने हमको स्ट्रीट स्मार्ट बना दिया, गेसु ने हमको टफ बना दिया। मतलब गेसु में रहने के बाद हम जब बाद में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी गए तो हमको किसी चीज से डर नहीं लगा। बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल। एक्चुअली स्पीकिंग, आप अच्छी बात बोल रहे हो। जब तक गेसु नहीं गए थे तब तक बिना टिकट लिए ट्रेन में चढ़ना या धक्का मार के बस में चढ़ना क्या सोच भी नहीं सकते थे। और उस 5 साल में वो बहुत किया। तो उसके बाद जब कॉर्पोरेट की लाइफ में घुसे तो वो धक्का मार के आगे बढ़ना या चैलेंज ले लेना, वो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, it's I can't say it's a metaphor, it's a learning which you can use in any place, any situation in life, which was great. And you're right, सारे alumni के मुंह से मैं सुन रहा था वो, which is excellent. So did it help you in your corporate life later on? I think many places, the kind of risks I took in my life, Puneet, some of them, maybe on the hindsight, I would say were impulsive, but it gave me the guts that yes, I can do it, and I have seen tougher situations. Why not this? And और जब situations में आया तब देखा कि क्योंकि मेरे ख्याल से मैं जो अगेन ये गीसू की सीख है, क्योंकि वहां पे कई बार इन्वायरमेंट इतना खतरनाक हो जाता था कि जान के भी डर लगते थे, उसमें लेवल हेडेड रहना बहुत जरूरी है कि आप पैनिक मत करो, यदि आप पैनिक करोगे तो फंसोगे। तब लॉजिकली सोचो क्या रास्ता लेके निकल सकते हो उस सिचुएशन से। इन गीसू वही आप, now you take it into corporate that when crisis hits you and if you panic you will take wrong decisions, but if you are able to step back and take a look at what's in hand and what's not in hand and then try to decide, I think that helps. So this is again a learning, life learning, which those 5 years taught, I should say especially the first 3 years, because we were in quite a bad, dangerous environment for 3 years. उसके बाद से फिर चेंज हुआ, जब रवि मंगल सिंह जी फाइनल ईयर में थे, हम 4th ईयर में थे, तो तब से वो 4th ईयर ऑनवर्ड्स वो चेंज हो गया, फिर वो एनवायरनमेंट was very conducive. तो सर ये तो जैसे आपने बताया, और भी हमारे कुछ दोस्तों ने बताया कि किस तरह से लेटर ऑन जिंदगी में जब वो आगे गए तो कभी स्ट्राइक हुई, कभी दूसरे हड़कंप मचे, तब जब बाकी लोग डर गए तब वो लोग उसका सामना कर सके। और हमारे एक गेसुआइट ने तो बोला कि ही वॉज वेरी यंग और एक स्ट्राइक में फंस गए एंड ही टैकल्ड इट हिमसेल्फ एंड ही सेड मैं गेसु का था यार। मतलब एंड आई थिंक जैसे शायद कभी कभी क्या होता है कि लाइक वो किताब है ना, व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड, उसी तरीके से ये गेसु में कभी सिखाया नहीं जाता, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स है वो सीख
के ये निकलते हैं और कहीं ना कहीं ये काम आता है। मेरा भी ऐसा हुआ है एक बार। तब मैं हनीवेल में मद्रास में पोस्टेड था, और मैं तब जीएम मार्केटिंग था वहां पे। और वहां पे साउथ में उस जमाने में, आई एम टॉकिंग अबाउट 97 98, यूनियंस वर वेरी स्ट्रांग। और एक हमारा बहुत मेजर स्ट्राइक हो गया सडनली। हम लोग मीटिंग में थे फैक्ट्री में, हमारा हेड ऑफिस अन्ना नगर चेन्नई में था, फैक्ट्री बाहर थी, सिटी से बाहर थी, चेन्नई सिटी से बाहर थी, हम बाहर थे तब। और उन्होंने पूरे गेट बंद कर दिए। और आप उस समय हनीवेल चेन्नई में मैं एक ही था जो नॉन साउथ इंडियन था। एक वहां पे बहुत एक नॉर्थ इंडियन वर्सेस साउथ इंडियन टाइप का उस जमाने में काफी था। अब तो खैर चीजें शायद चेंज हो गई होंगी वहां पे। और जो बाकी जो सीनियर मैनेजर्स थे कंपनी में, मेरे जो पीयर्स थे, वो सब डर गए, और वो सब उनसे सब अपनी भाषा में बात करके अपने अपने जुगाड़ में लगे थे कि कैसे वहां से निकला जाए, क्योंकि रात हो चुकी थी। तो मेरे को कोई हेल्प करने वाला नहीं, मैं करूं क्या? तो मैंने वही, मेरे ख्याल से गीसू ने सिखाया था कि जब सीनियर पकड़ते थे तो रास्ता निकाल के हम भाग जाया करते थे। तो वही हमने शायद से यहाँ लगाया। मैंने कहा यहाँ तो निकलने का भी रास्ता नहीं है, जाना है तो नहीं, सीधा ही निकलना है, पीछे से आप निकल नहीं सकते। और गाड़ी भी हमारी, मेरा ड्राइवर और गाड़ी भी बाहर था, तो गेट के अंदर था, तो भाई वो निकलेगा उसके उसी में तो बैठ के मैं निकलूंगा। तो मेरे को पता नहीं, मेरे दिल में आया कि मैंने मेन गेट खोला, मुझे सब बोल रहे थे क्रिश डोंट डू दैट, आई सेड आई विल। आई वॉक थ्रू एंड देयर वर hundreds and hundreds of very aggressive people not understanding my English, not understanding my language, guys. And मैंने किसी से बात नहीं, किसी से आंख नहीं मिलाई, मैं बस स्ट्रेट निकला और फर्म कदम से चलता हुआ वहां से, पता नहीं मेरे ख्याल से एटलीस्ट 100 मीटर्स का वॉक होगा, मैं सीधा सीधा गया। उन्होंने समहाउ मेरे को रास्ता देते गए, पता नहीं मेरा बॉडी लैंग्वेज था कि मेरे से, मैं शायद मार्केटिंग वाला होऊंगा, हो सकता है ये भी कारण हो, पता नहीं। लेकिन था तो मैं लीडरशिप टीम में था, तो जीएम, हम 3 जीएम थे एमडी के अंडर में। तो मैं सीधा निकला, मेरी गाड़ी में बैठा, मेरा ड्राइवर तो कांप रहा था गाड़ी में। मैंने कहा लेट्स गो, और वो निकला, उन्होंने रास्ता, दरवाजा गेट खोल भी दिया, मैं निकल गया। बाकी लोग नहीं निकल पाए थे, सारा रात फंसे हुए थे, मैं निकल गया। तो मैंने बोला गीसू महाराज की जय। No, I hear this again and again and again. मतलब ये एक बड़ा एक लर्निंग है जो मैं भी अब कभी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, ऐसा हम सब ने कभी न कभी हमारे साथ हुआ है और हम इस दौर से गुजरे। आप ये सोचो ना पुनीत कि कंपेयर अस विद जो ये प्रीमियम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, उन्होंने तो इस तरह का क्राइसिस तो उनकी यूनिवर्सिटी में फेस ही नहीं, हम तो रोज करते थे, हमको तो रोज कैसे भाई कॉलेज आना और कॉलेज से जाना, ये दो सबसे चैलेंजिंग टाइम होता है, दो चैलेंज, यस। और उसको रोज फेस करना, और 5 साल, हमारे टाइम 3 साल, क्योंकि 3rd ईयर में भी डर लगता था कि क्योंकि तब भी जो रवि मंगल सिंह ने बताया था, जो इश्यूज जो हुए थे वही लेके हुए थे जो 3rd ईयर की रैगिंग हो गई थी। तो तब मुझे पता है, मुझे कुछ दोस्तों ने they whispered in my ear your role also in that, पर अब मैं वापस से उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। और मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे आपने शुरू में बोला है कि आप विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में गए, और बड़ा एक कोइंसिडेंस है कि मैं भी वहाँ गया हूँ, और मैं मुंबई डब्बा वाला जो है उनका कंसल्टेंट था, और ऑन देयर बिहाफ आई वेंट देयर टू गिव ए लेक्चर, डब्बा वाला कैसे काम करते हैं और उनकी क्या लर्निंग है वगैरह वगैरह वगैरह। सो इट्स ए ग्रेट प्लेस टू बी। आई वाज कांग्रेचुलेटिंग कि आप वहां से आप पढ़े हैं, वहां से निकले हैं। पर मुझे एक चीज बताइए कि, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आई थिंक जितने भी हमारे एलुमनाई सुन रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आप करीब, मैंने आपका जो बायोडाटा देखा, करीब 7 साल आप काम कर चुके थे। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गए,
और ज्यादातर लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो पार्ट टाइम कर लेते हैं, या अपने बायो में लिखने के लिए कि आईआईएम से करने के लिए, दिखाने के लिए वो कोई छोटा सा एक डिप्लोमा कोर्स या करस्पॉन्डेंस कोर्स कर लेते हैं। तो सर, आप बिना किसी स्पॉन्सरशिप के, आपने 2 साल का ब्रेक लिया अपने कैरियर से, और उसके बाद आप मैनेजमेंट स्टडीज के लिए गए, तो ये मेरे ख्याल से ये बहुत ही डेयर डेविल डिसीजन था। और मैं जानना चाहता हूँ, और हमारे सब दोस्तों के साथ आपके आपके विचार साझा करना चाहता हूँ, कैसा आपने क्यों किया, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से समझना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पुनीत। आई थिंक जैसे आप ग्रेजुएशन करते हो और अपनी जर्नी शुरू करते हो, तो क्या होता है कि यदि आप ठीक ठाक काम कर रहे हो तो 5-7 साल में एक स्टेबिलिटी सी आने लग जाती है जिंदगी में। आपके जो छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं पास करने के टाइम पे, कि मेरे पास गाड़ी होगी, घर होगा, बीवी होगी, बच्चे होंगे, वो सब पूरे हो जाते जगह पे फॉल इन होने लग जाता है। तो उसमें मैं जब करने गया था उस समय मैं एसीसी सीमेंट बॉम्बे में मेरा नौकरी लगा था। ये 92 की बात है। 92 की बात है। मेरी शादी हुई थी 91 में। मेरी मेरी जो मिसेज है वो उसके फादर खपोली में महिंद्रा यूजिन स्टील बोल के हैं, उसके वाइस प्रेसिडेंट थे, और उनका बॉम्बे ट्रांसफर हो गया था, तो बॉम्बे बेस्ड थे। और जब मेरा शादी हुआ तो शी वाज ऑलरेडी इन बॉम्बे, और फिर शादी करके वो इंदौर आ गई थी। और हम लोग का बेटा बहुत जल्दी आ गया था, शादी के इमीडिएटली बाद ही हमारा बेटा आ गया था। तो वो डिलीवरी के लिए गई हुई थी बॉम्बे, और मैं भी जाता आता रहता था। तो ये मेरे फादर इन लॉ ने मुझे तब इंदौर बोला था कि तुम यदि तुम्हें कुछ करना है तो तुम यू शुड स्टेप आउट ऑफ इंदौर। तो मैंने मैं उस समय ग्रीव्स फोसेको में एरिया सेल्स मैनेजर था इंदौर में, और मैंने फिर अप्लाई करना शुरू किया था। इधर उधर एक एसीसी की एड निकली थी, तो मैंने अप्लाई किया और मेरे को इंटरव्यू कॉल आ गया। हमने एसीसी ज्वाइन कर ली। जब एसीसी में था तो उस जमाने में एसीसी टाटा की कंपनी थी, अब तो शायद से टाटा ने उसको बेच दिया है। उस जमाने में एसीसी सीमेंट टाटा की थी, और जब मुझे नौकरी लगा वहां पे 92 में, तो कंपनी से फ्लैट कंपनी लोन देती थी शायद 1 लाख रुपए का उस जमाने में गाड़ी खरीदने को। हमने भी मारुति 100 खरीद ली, ब्रांड न्यू। वो बड़ा, उस समय तो वही मारुति 100 बहुत बड़ी चीज होती थी, बड़ी प्रीमियम गाड़ी होती थी। तो वो सब हो गया था, भाई कंपनी लीज्ड हाउस है बॉम्बे में, गाड़ी है, तो वो सब अच्छा तो लगता था। लेकिन मैंने बहुत जल्दी वहां नोटिस करना शुरू किया कि जितने भी टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स थे, ग्रुप कंट्रोलर्स, जनरल मैनेजर्स, वो या तो एक्सएलआरआई के पास एमबीए थे, या जमनालाल बजाज के एमबीए थे, या एसपी जैन के सब सारे एमबीएस थे, या एमटेक्स थे आईआईटी से। और वहां पे काफी लोग मैनेजरल लेवल में भी थे, जो बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस लाइक विजेटीआई बॉम्बे, इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर, आरईसी नागपुर, यहाँ से पास हुए बहुत लोग थे जो 20-20, 25-25 साल से वहां काम कर रहे थे। लेकिन वो लोग अभी भी ट्रेन से आया जा कम्यूटर्स थे, वो सब एक लेवल पे आके अटक गए थे, दे हैव हिट द सीलिंग। और यदि इस समय 2-3 साल पहले जाऊं तो मेरा जो फर्स्ट जॉब था उसमें हमारे जो जीएम थे, वो जीएम ने मेरे को फर्स्ट टाइम इंस्पायर किया था कि आई शुड आल्सो बिकम लाइक हिम। तो वो मेरे दिमाग में हर समय था कि मेरे को वो जीएम की कुर्सी बैठना है, वो एक था, एक सपना था। उस समय तो बच्चा तो नहीं था, लेकिन मैच्योर नहीं था। तो ये मैंने यहाँ आके देखा, मैंने कहा मैं यहाँ आ तो गया हूँ, अब या तो मैं ये इनमें से कंप्यूटर बन जाऊंगा तो 20 साल बाद भी ट्रेन से धक्के खा रहा हूंगा, और यदि मुझे वो जो जिनका साउथ बॉम्बे में फ्लैट्स है और शोफर ड्रिवन गाड़ी वैसा बनना है, तो मुझे कुछ दैट जो गैप है वो भरनी पड़ेगी।
तो मैंने ये चीज की थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था 2-4 लोगों से, तो कईयों ने बोला आप जमनालाल बजाज से पार्ट टाइम एमबीए कर लो, और वो एसीसी स्पॉन्सर कर देती थी पार्ट टाइम। तो आप शाम को, मेरा नरीमन पॉइंट में ऑफिस था इन एक्सप्रेस स्टार में, जहाँ आपका भी था शायद, लिंटर्स का दफ्तर था वहां पे ही या था ना। मेरा हम लोग 7th फ्लोर पे थे, आप लोग ऊपर थे हमारे। या हम 12th 13 फ्लोर पे होते थे। यस। करेक्ट। तो वो वही, वो नरीमन पॉल है, वहां से शाम को कर लेना क्लासेस। तो उसका मेरा मूड तो बनता जा रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद। लेकिन फिर मैंने असेस किया कि हाँ, वो जो पार्ट टाइम वाले हैं वो भी सब ट्रेन में ही है अभी भी, वो अभी तक ओके, साउथ में और उनको टिकट मिला नहीं है। आपने बहुत गहरा एनालिसिस किया सर। ये ऑब्जर्वेशन था, एनालिसिस था। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट्स और ट्रू। मेरा थोड़ा सा रहा है पुनीत की ना, I will go and ask people, I will seek information, तो मैं जाके मेरे जो डायरेक्ट बॉस से नहीं बात करता था, जैसे जो अदर डिविजनल बॉसेस थे उनसे जाके मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, बैठूंगा उनके साथ में, उनसे थोड़ी बात करूंगा जनरल, और फिर धीरे धीरे समझ लूंगा वो कैसे अपनी लाइफ में बढ़े इनडायरेक्टली। तो सबका यही कहना था कि भाई हम कैंपस रिक्रूटमेंट आए हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट आए हैं। तो मैंने कहा ये जमनालाल बजाज से यदि मैंने पार्ट टाइम किया तो कैंपस रिक्रूटमेंट नहीं मिलेगा, तो वो हमें चाहिए। तो उस समय ये आईआईटी, मैं फर्स्ट बैच का हूँ, वीजीएसएम फर्स्ट बैच का हूँ। तब इनका एड आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि भाई हम लोग एमबीए शुरू कर रहे हैं, और येल स्कूल ऑफ बिजनेस से इसका ये विनोद गुप्ता जो है, जिन्होंने जो Vinod स्पॉन्सर, Gupta was backing this whole thing up. So, correct, he actually gave $2 million to IIT to start the school that time, and he gave 2 million to Yale to kick start the school. okay. तो ये बड़ा प्रोजेक्ट था आईआईटी में, फर्स्ट बिजनेस स्कूल इन आईआईटी दैट टाइम था। और आईआईटी का तो था ही इसमें, उसका जो उन्होंने बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाया था, उसमें चेयरमैन वाज रूसी मोदी, हु वाज चेयरमैन ऑफ टिस्को देन, ही वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस। तो बड़े बड़े नाम थे। तो और आईआईटी क्या होता है, अपन इंजीनियरिंग से जब आते हैं, और यदि आपने आईआईटी में नहीं किया है तो आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है आईआईटी से, और एक वो इच्छा होती है कि मेरे पे भी ये ठप्पा होता तो बड़ा अच्छा होता है। तो ये आईआईटी भी था, प्लस वहां से एमबीए भी कर सकते थे। मैंने कहा एक पन दो का जो है कि अपन आईआईटी भी बन जाएंगे और एमबीए भी हो जाएगा। तो फिर मैंने मेरी मिसेस से इस सिलसिले में बात की, क्योंकि हमारा बेटा बहुत छोटा था तब, वो 92 अगस्त बॉर्न है, और ये कोर्स शुरू हो रहा था 93 जुलाई, नहीं मई या जून में, वो तो साल भर का भी नहीं था। तो उसने मुझे बोला कि नहीं, तुम जाओ, तुम फुल टाइम कोर्स करने जाओ, और मैं मैनेज कर लूंगी उसको, बेटे को, और पीछे मैं अपने मदर फादर का रहूंगी। तो उसका बहुत बड़ा योगदान है कि उसने मुझे इनकरेज किया, क्योंकि देखिए यदि बीवी बोले भी मेरा क्या होगा और बच्चे का क्या होगा और हम क्या करेंगे, तो फिर आप फंस जाइएगा ना। तो वो आपका लाइफ पार्टनर का भी उसका बहुत बड़ा रोल है जिंदगी में, तो बहुत बड़ा रोल होता ही है। हाँ। तो शी हैज प्लेड अ मेजर रोल इन इनकरेजिंग मी कि नहीं तुम जाओ, और उसको हर समय था, उसको मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि आई विल सक्सीड इन माय करियर, तो यू कैन से शी इज माय फर्स्ट मेंटोर। क्या बात। So she was always, she could see through my hidden, if I may so call humbly, talents or spark. She thought नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ, तो उसने बोला नहीं आप जाओ। फिर मैं करने गया, और इसमें सबसे एक और इंटरेस्टिंग बात जो है कि मैं उसमें क्लास में सीनियर मोस्ट था उम्र में, क्योंकि सब तो 2-2, 3-3 साल एक्सपीरियंस वाले ही होते हैं, जहाँ से ज्यादा फ्रेशर होते हैं। और वो बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वो लोग तेज थे, they were not away from study for a long time, so लेकिन वो अपना, मेरे को कॉम्पिटिटिव था, मैं शुरू से बहुत था। तो when I graduated from VGSM, I stood second. I got 9.3 CGPA, so quite proud of that कि मैंने उनको, बच्चों को बीट किया। तो वो आपके अंदर एम्बिशन हमेशा से है कि मैं आगे रहूंगा, मैं कुछ करूंगा, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट शोज थ्रू आउट योर करियर, मतलब उसका करियर पे फर्क पड़ता है। मुझे सर एक चीज अब बताइए कि ऑब्वियसली ये जो आपने स्टेप लिया इसका आपको बहुत फायदा मिला, आपको बड़ी बड़ी कंपनियों में
काम करने का मौका मिला, बड़े पदों पर काम करने का मौका मिला। और ये बात पे जब हम इतना वक्त आज यहाँ लगा रहे हैं, तो मैं अपने जितने भी एलुमनाई हैं उनसे खास तौर से, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं अभी वो तो अभी पढ़ रहे हैं, उनके पास अभी भी वक्त है, और जो एलुमनाई है उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जितने भी हमने आज तक किए हैं सेशंस गेसु संवाद के, उसमें मैंने कई उसमें देखा है, और या 90% केसेस में देखा है कि गेसु से पास आउट होने के बाद इन लोगों ने कोई बड़ा कोर्स भी किया है, या तो तुरंत किया है या बाद में किया है, लेकिन दैट हेल्प। और सर का एक उदाहरण सामने है कि उन्होंने तो एक ब्रेक लेके किया, बिकॉज ही थॉट इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक दैट लीप। तो शायद वो लीप बहुत जरूरी है अगर हमको ग्लोबल लेवल पर जाना है। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग सफल नहीं है, बहुत सारे लोग अपने अपने लेवल पर सफल है, पर सर का जो कहना है वो ये है कि कहीं ना कहीं एक इनविजिबल लाइन खिंची होती है जो दिखती नहीं है कॉर्पोरेट्स में या बिजनेस वर्ल्ड में, पर उस इनविजिबल लाइन को क्रॉस करना बहुत कठिन है। पर और शायद वो क्रॉस करने का तरीका ये है कि हम किसी प्रीमियर स्कूल से कुछ कोर्स करें, और अगर आप ब्रेक नहीं भी ले सकते तो कम से कम 6 महीने का कोर्स कीजिए, 2 महीने का कीजिए। वो जो एक एक्सपोजर मिलेगा दैट विल हेल्प अस गोइंग अहेड इन लाइफ। आई थिंक यू विल एग्री विद इट सर? 100%, and I'll just you have hit the nail on the head, Puneet. I'll just add few more things here. Whatever age and time or level you are in your life, you have to continuously learn. मैंने उसके बाद भी बहुत कोर्स किए हैं। मैंने जब मैं इस तरफ आया, न्यूजीलैंड की तरफ आया, तो मैंने यहाँ पे सिक्स सिग्मा में मेरा सर्टिफिकेशन किया है। मैं ब्लैक बेल्ट इन सिक्स सिग्मा, क्योंकि उस समय वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या होता है कि ग्रोथ की उतनी अपॉर्चुनिटी होती नहीं है। सो to make businesses more profitable, you have to look for how you can improve your processes, how can you reduce cost. तो उनको मैंने देखा कि वो एक अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट का कोर्स किया था। उसके बाद बीच में मैंने काफी मैंने 1 महीने का एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया था थ्रू INSEAD एंड राइस यूनिवर्सिटी US थ्रू स्नाइडर। ये कोई देता नहीं है, आपको परस्यू करना पड़ता है कि आप जाओ, क्योंकि इट इज ऑल्सो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। और देखिए, इफ आई गो बैक टू IIT फॉर अ सेकेंड, 5, 7, 8 साल बाद जाना, यदि इवन योर फैमिली बैक्स इज अ वेरी टफ डिसीजन, आई मस्ट टेल एवरीवन, क्योंकि आप सडनली हॉस्टल के कमरे में पहुंच जाते हो और गाड़ी की जगह साइकिल आ जाती है हाथ में, और जेब में पैसे नहीं होते, और आपकी लाइफस्टाइल बन चुकी होती है तब तक। होटलों में, बड़े होटलों में खाना खाने जाना, मूवी देखने जाना, हॉलिडे पे जाना, वो सब शुरू हो चुका होता है। और वो सब छोड़ के बैठना और हेड्स डाउन बम्स अप, बिकॉज एक चीज मैं सबको बोलूंगा कि इफ यू आर गोइंग फॉर अ हायर एजुकेशन कोर्स विद द प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स, वहां पे प्रेशर बहुत भयंकर होता है। तो छोटा रहता है टाइम विंडो, आपका 1.5-2 साल में आपको सब करना है, और आपके जो पीयर होते हैं वो सब एक से एक तुर्रम खां होते हैं। तो सडनली आप फिर आप इंडिया बांग्लादेश मैच में नहीं हो, आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच में पहुंच जाते हो सीधे खेलने के। वो पता है सर। और बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग हमने सेशन किया था वैभव नाडकर्णी के साथ, अच्छा, जिसमें उन्होंने इसके ऊपर काफी चर्चा की कि वो गेसु से IISc जब गए, उसके बाद वो दौर उनके लिए कितना चैलेंजिंग था, इसके ऊपर एक काफी चर्चा हुई है। तो सर मुझे अब एक चीज बताइए, मतलब आपने गेसु से पास किया है, ठीक है, इसके बाद में आपने इंदौर में ही अपने करियर की शुरुआत की स्टील इंडस्ट्री में। कुछ साल फिर आप ACC सीमेंट में आ गए, कुछ साल काम करने के बाद आपने ब्रेक भी ले लिया और MBA किया, वो भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से किया। अब चाइना भी रहे, ऑस्ट्रेलिया में भी काफी गए काम करने के लिए, न्यूजीलैंड में भी गए, तो आपने कई देशों में काम किया, कई कंपनियों के साथ काम किया, जो सब हमारे दोस्त लिंक्डइन पर देख भी सकते हैं और जो अवेलेबल है। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, और स्पेशली क्योंकि आपने, जब मैंने आपसे पूछा कि सर टॉपिक क्या रखें, तो आपने कहा मेंटरशिप। तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि जनरली मैं खुद भी एक मेंटर हूँ, बिजनेस मेंटर हूँ, और जो SME बिजनेस सेक्टर है उसके
ऑनर्स के साथ काम करता हूँ। पर जनरली हम लोग जो अपने आप को मेंटोर मेंटोर कहते हैं, हम लोग कंसल्टेंट्स, लेकिन आपने जब ये टॉपिक चुना तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। अब आपने एक मेंटोर तो अपना हमको बता दिया क्या कि आपके घर में ही है, और प्रसाद डांगे हमारी टीम के एक बहुत सक्रिय सदस्य, उन्होंने लिखा भी है जब आपने बोला कि मेरी पत्नी मेरी मेंटोर है, तो उन्होंने कहा इसीलिए उनको बेटर हाफ कहा जाता है। आई थिंक दैट्स ग्रेट। तो मुझे अब ये बताइए कि ऑब्वियसली आप भी बहुत लोगों को मेंटोर करते हैं, पर उसके पहले मुझे बताइए कि आपके जिंदगी में मेंटोर्स का क्या रोल रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक तो होता है कि एक फॉर्मल मेंटोरशिप होती है जो कई ऑर्गेनाइजेशंस आपको प्रोवाइड करती हैं, टॉप ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करती हैं। और ये जो फॉर्मल मेंटोरशिप जो है, ये अभी मैं बोलूंगा लास्ट 10-15 साल में इसने थोड़ा सा इफेक्ट लेना शुरू किया है। लेकिन इफ आई टेक यू बैक 20 years, जब मैं अपनी जिंदगी में उस वक्त था, तो ऐसा कोई मेंटोरशिप वाज नॉट, कोई बात भी नहीं करता था, मेंटोर वर्ड ही यूज नहीं होता था, टू बी ऑनेस्ट। उसमें जो मैंने ये सब्जेक्ट क्यों बोला, क्योंकि मेरे को जो लाइफ में जो डायरेक्शंस मिली कुछ छोटा मोटा कंट्रीब्यूट करने की, वो इन मेंटोर्स के थ्रू मिली। ओके। और मेरे केस में मेरे दोनों, सभी को बोलूंगा, बट एटलीस्ट स्पेशली आई विल लाइक टू मेंशन 2 people जो हमारे, जब मैं मद्रास में था, जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर थे, वो मेरे फर्स्ट मेंटोर, मैं उनको बोलूंगा मेजर मेंटोर बोलूंगा। मैं उनको गुरु मानता हूँ, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उनसे मुझे काफी सीखने को मिला था, और उनसे मेरे को रास्ता दिखा था कि मेरे को कहाँ मेरा सक्सेस होगा। कुछ थोड़ा स्पेसिफिक बता सकते हैं सो दैट वी कैन रियली अंडरस्टैंड? सो मैं एक्चुअली ब्लैक एंड डेकर बजाज में काम करता था पूना में, वहां जाने से पहले, मद्रास जाने से पहले। और आपने शायद से ब्लैक एंड डेकर के लिए शायद काम भी किया है थ्रू, आपको बताया था एक बार बातचीत में। हाँ, तो आपको पता भी है उस कंपनी के बारे में। तो उस जमाने में उन्होंने मेरे को थ्रू उनके जो सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे उस जमाने में, वो महाराष्ट्र के डिस्ट्रीब्यूटर थे, बॉम्बे बेस्ड, लोहार चाल में। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। ब्लैक एंड डेकर का मैं डिवॉल्ट मैनेजर था। डिवॉल्ट लॉन्च किया गया था तब इंडिया में, जो उनका ग्लोबल टॉप ब्रांड था, और उसका मैं इवेंट्स कर रहा था लोहार चाल में। हम लोग येलो टी शर्ट और जीन्स और येलो वैन में आते थे, और इलेक्ट्रिकल हैमर ड्रिल्स वगैरह से हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट करते थे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया था, मेरे से थोड़ा इंटरेक्शन हुआ था। उनका ब्रदर की हार्डवेयर की शॉप थी बहुत बड़ी। उन्होंने इनको, मेरे हेरेवल के एमडी को बोला कि मैंने एक लड़का देखा है, वो बहुत अपने लिए अच्छा रहेगा, इसको लेना चाहिए। ओके। तो वो करके मुझे उन्होंने फिर इंटरव्यू किया था। ओबेरॉय में मेरा इंटरव्यू हुआ था बॉम्बे में, और फिर उन्होंने मार्केटिंग मैनेजर का पोजीशन ऑफर किया था, बेस्ड इन चेन्नई। तो हम लोग चेन्नई चले गए थे, और उस समय से वो मुझको काफी अपने पास में रखते थे, और मैं उनकी स्टाइल देखता था, वो कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि वो जो कंपनी थी वो बहुत प्रॉफिटेबल थी। मैं कंपनीज के नंबर्स इन सब इवेंट्स प्लेटफॉर्म में शेयर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वेरी वेरी प्रॉफिटेबल कंपनी, पैसा ही पैसा, ऐसा कैश बनाता था वो कंपनी। तो मैंने जो उनसे सीखना शुरू किया, वो मुझे बोलते थे कि आप ऑलवेज मेक कंपिटिटर्स प्ले इन योर प्लेग्राउंड, डोंट प्ले इन देयर प्लेग्राउंड। ओके। और उस जमाने में इस कंपनी का सबसे बड़ा कंपिटिटर था एंकर, जो बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करता था, अभी भी होगा शायद बहुत बड़ा ब्रांड। इलेक्ट्रिकल में तो आप एंकर मतलब उस जमाने में तो उन्हीं का राज था। और उन्होंने बोला हमें उनको हमारे प्लेग्राउंड में लाना है, और इसके लिए ऑफ कोर्स
लिंटर्स जो जहां आप काम कर चुके हैं, लिंटर्स वाज माय, आई वाज मार्केटिंग मैनेजर, राइट? सो आई यूज्ड लिंटर्स एज माय एड एजेंसी, एंड उन्होंने मेरे को, फिर हमने हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई थी। और मैंने जो मेरे बॉस से सीखा था, उन्होंने बोला हर समय तुम रिस्क लो और तुम फेलियर का चिंता मत करो। रिस्क लोगे तो कहीं फेल हो गए, कहीं पास हो गए, तो उन्होंने एक मंत्र दिया था जो मैं आज भी यूज करता हूँ। 10 डिसीजन लो, यदि 4 गलत हो गए तो तुम बहुत अच्छे हो, 6 सही हो गए, सही है। अगर 5 गलत हो गए तो 50-50 हो जाता है। आई थिंक लोग बोलते हैं रिस्क लेना चाहिए, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक एक अच्छी प्रैक्टिकल राय थी जो उनके एक्सपीरियंस से आई होगी। करेक्ट। ओके। तो फिर मैंने उनके एडवाइस पे और लिंटास को यूज करके मैंने कुछ पाथ ब्रेकिंग स्ट्रैटेजीज की थी उस जमाने में इंडिया में, जिसके कारण प्रैक्टिकली जितने भी प्रीमियम ऑफिसेज या 5 स्टार होटल्स या अपार्टमेंट बिल्डिंग, सारे में स्पेसिफिकेशन का एंकर का हट गया, सब में हमारा आ गया था। ओके। टू द मेजर विन फॉर अस, और जिससे मेरे को एक्चुअली मैं 2000 सॉरी 96 दिसंबर में उनको ज्वाइन किया था, और 97 में मेरे को जीएम बना दिया गया। मैं जीएम बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग प्रमोट हो गया था। आई थिंक यहाँ पे सर मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करना चाहता हूँ, छोटी सी बात अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि स्पेशली जो बड़ी कंपनियां हैं, प्रोग्रेसिव कंपनियां हैं, वो काफी समझदार होती हैं, उनके जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, और फेल्यूर का भी एक इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल। क्योंकि मैं यहाँ पे बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं आयुर्वेदिक एक पूरी रेंज है इंडिया में, 2003-04 में हम उसको लॉन्च कर रहे थे, और वो बहुत अच्छा चला नहीं, यूनिलीवर का प्रोडक्ट था, अब वापस रिलॉन्च हुआ। तो हमारा जो ब्रांड मैनेजर था, हम लोग उसके बारे में सोचते थे कि यार ये इतना बड़ा फेल्यूर हुआ है, तो अब इस आदमी की तो बेचारे की नौकरी चली जाएगी। बट तो वी वर ऑन द एडवर्टाइजिंग साइड। 2 महीने बाद पता चला कि उसका प्रमोशन हो गया, एंड वी वर ऑल वेरी सरप्राइज्ड कि अरे यार इसका प्रमोशन कैसे हो सकता है, ये तो इतना बड़ा फेल्यूर हुआ कंपनी में। एंड देन वन ऑफ द सीनियर मैनेजर, he told me from Unilever, he told me कि दोस्त इतना पैसा हमने इस फेल्यूर पे खर्चा किया है, अब उस एक्सपीरियंस को बाहर थोड़ी जाने देंगे। Very good thinking, क्योंकि अगर इतना सीखा है हमने इस फेल्यूर से, फेल्यूर, and this is the guy who will help us not fail again. And I think तो ये जो उन्होंने आपको बोला ना कि 6 बार पास हो गए, 4 बार फेल हो गए तो भी दिक्कत नहीं है, I think there is a major learning there. तो मैं अपने सब दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि it helps to take risks many times. हाँ सर, तो अब आप अपने दूसरे मेंटोर के बारे में कुछ बताना? मैं सिर्फ एक बात और पहले मेंटोर के बारे में ऐड करूंगा। उन्होंने मुझसे एक और बात शेयर की थी कि कभी भी कमजोर टीम मत बनाना। ओके। ट्राई टू रिक्रूट गाइज हु आर बेटर देन यू। ये बोलना आसान है, करना कठिन है, क्योंकि हर आदमी को अपनी कुर्सी की चिंता होती है सबकॉन्शियस में, एंड दीज आर द हार्ड फैक्ट्स ऑफ लाइफ, और उन्होंने मुझे मेरी जब टीम बनाने बोली थी तो मैंने 3 प्रोडक्ट मैनेजर्स, उनको भी हम ब्रांड, उस जमाने ब्रांड मैनेजर ही बोलते थे, 3 ब्रांड मैनेजर सिलेक्ट किए थे, और तीनों आईएम्स के थे, और करीब एक्सपीरियंस में मेरे बहुत आसपास ही थे, मेरे 1-2 साल कम ही होगा शायद एक्सपीरियंस उनका। तो मैंने उनको सिलेक्ट किया था, और वो सब टॉप कंपनीज से आए थे, और उनको जब मैंने लिया तो उससे भी मेरे जो हमारा जो पूरा जो मार्केटिंग का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो इतना स्ट्रांग हो गया था। उनका पास एक्सपीरियंस था, उनकी थिंकिंग, they were lateral thinkers, they will challenge status quo. We could really shake the industry and do things, and that was again, this is his learning. यदि उन्होंने नहीं, क्योंकि मैं तो यदि लेता तो मैं तो अपने से उनको लेता कि जिनसे कुछ जो मेरा यस मैन होंगे, जिनसे मेरी कुर्सी को खतरा ना हो। अब वो एक ह्यूमन टेंडेंसी हो जाती है। वही देखा था पहले, जो देखा था ऐसे ही देखा था कि भाई बॉस लोग तगड़े होते थे, उनके नीचे चेले चपाटी कमजोर होते थे।
ये जब मैंने मेरे बॉस से देखा और वो हमें बोलते थे कि तुम लोग मेरे से बेटर हो, नहीं बोलते थे। मैं नहीं मानता मैं उनसे बेटर था, लेकिन वो बोलते थे कि तुम लोग मेरे से बेटर हो। अब मैं तुम लोग भी जो टीम बनाओ तो अपने से बेटर लोगों को लो, जो तुम्हारी उम्र में तुमसे बड़ा 10 गुना बड़ा काम कर सके, ऐसा सोच के लो, That's what he did. Coming to the second guy, second gentleman, Puneet, वो मेरे उनसे मेरा जो सीखना हुआ वो चाइना में हुआ था। ओके। वो एक ऑस्ट्रेलियन जेंटलमैन है, अब तो रिटायर कर गए हैं। वो उस जमाने में श्नाइडर चाइना के प्रेसिडेंट, श्नाइडर चाइना एंड नॉर्थ एशिया के प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने मेरे को जब मैं हनीवेल में था, सो जस्ट वन स्टेप, जस्ट टू लिंक टू श्नाइडर, आई विल जस्ट से two, three lines here, कि हनीवेल और श्नाइडर मैं आई वाज हेड हंटेड बाय श्नाइडर, उससे मैं श्नाइडर ज्वाइन किया था, क्योंकि हनीवेल और श्नाइडर साथ में काम करते थे यूरोप में उस जमाने में इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। तो उसी सिलसिले में जो श्नाइडर की उस जमाने में जो फ्रेंच एमडी आए थे इंडिया में, वो हनीवेल से काम कर चुके थे। तो मैं हनीवेल के साथ श्नाइडर हनीवेल इंडिया अलायंस में काम कर रहा था। तो ही ऑफर्ड मी अ पोजीशन इन बॉम्बे एंड आल्सो वीपी सेल्स एंड मार्केटिंग पोजीशन था, और मुझे होल टाइम डायरेक्टर भी बना जा रहा था कंपनी का। तो फिर मैं मूव किया था वहां पे। उसके बाद मुझे श्नाइडर में एक बात बहुत अच्छी थी कि जब वो जितना भी सीनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव होते थे सब विजिबल होते थे ग्लोबली। किसी भी कोई चाहिए तो दे कैन अप्रोच देम, तो मेरे को अप्रोच हुआ था कि आप चाइना में उनको एक लो वोल्टेज बिजनेस यूनिट का जीएम का जरूरत था। तो ये इन्होंने जो जेंटलमैन है, इन्होंने मुझको, रसल स्टॉकर नाम है उनका, उन्होंने मुझको टेलीफोन पे इंटरव्यू किया। और जैसे ऑस्ट्रेलियंस होते हैं, दे आर टफ गाय, बट मेक्स डिसीजन वेरी क्विकली। तो फोन पे 15-20 मिनट बात किया, बोला अगला हवाई जहाज पकड़ो, यहाँ आओ बेजिंग मेरे से मिलने। 15-20 मिनट। और तो उस जमाने में तो वो एसटीडी कॉल से होता था। अभी मोबाइल आ गए थे, बहुत महंगा होता था उससे मोबाइल में बात करना, बहुत वेरी एक्सपेंसिव, इवन इनकमिंग के बहुत पैसे लगते थे। तो एनीवे, तो फिर हम पहुंच गए बीजिंग और उन्होंने हमें सिलेक्ट कर लिया। और चाइना में जो उस जमाने में सेटअप होता था, मेरे ख्याल से काफी सिमिलर अभी भी है। जो जीएम होता है, ही इज लाइक होल सोल, जो अपना इंडिया में मालिक होता है ना कंपनी का, वो हालत वहां जीएम की है। वो सारा पावर उसके पास होता है, फाइनेंस एंड एवरीथिंग रिपोर्ट्स इनटू हिम। मेरा उसमें सेल्स मार्केटिंग का मेरा तजुर्बा था, लेकिन मेरा फुल ऑपरेशन का तजुर्बा नहीं था। और वो बहुत बड़ा सेटअप था। मेरे पास 3 फैक्ट्रियां थी मेरे अंडर, टिएनजिन में जो बीजिंग के पास में है, शंघाई में, और एक नया फैक्ट्री डुंगवान में लग रहा था, जो साउथ चाइना में पड़ता है, गुआंगझो के पास। तो अब ये मेंटरशिप जाती उनकी, मैंने अब ये आप जिसको ये फॉर्मल मेंटरशिप नहीं, ये है कि किसी आप सीनियर को देखो, उससे उसकी राय लो, सीखो और आगे बढ़ते जाओ। तो जब उन्होंने ये पोजीशन मेरे को ऑफर किया, तो मेरे से पूछा उन्होंने, तुम कहाँ अपने आप को बेस करोगे, तुम बीजिंग रहोगे, तुम शंघाई रहोगे, या कहाँ रहोगे? तो मैंने उनसे पूछा कि यदि आप ये पोजीशन लेते तो आप क्या करते? तो उन्होंने मेरे को देखा और उन्होंने मेरे को एक बात बोली, मैं वहां रहता जहां मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। मेंटर्स कभी डायरेक्ट जवाब नहीं देते, आपको उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो फिर मैंने तब तक मेरा तब फैमिली शिफ्ट होने वगैरह का प्रोसेस चल रहा था कि भाई, लेकिन वो क्या, कहाँ जाना है मालूम पड़े तो फैमिली शिफ्ट करे। तब वो बॉम्बे में रहते थे, हिरनदानी में, बढ़िया कंपनी, घर वर था। बच्चा, हमारा बेटा तब बिशप कॉटन शिमला में पढ़ता था, बेटियां तो छोटी सी थी, तब 3-4 साल की थी। और इसमें मेरे दिमाग में आया कि मुझे नई फैक्ट्री लगाने को बोला जा रहा है, मुझे जाके इम्प्लीमेंट करना है। यदि मैं जाके एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज में शंघाई, बीजिंग बैठा,
तो मैं उसको देख नहीं पाऊंगा और मेरे को ऑपरेशन प्रोजेक्ट सेटअप करने का एक्सपीरियंस नहीं है। सॉरी। तो यदि मेरे को इफेक्टिव होना है तो आई शुड बी वेयर द एक्शन इज। आई सेड नो, आई विल बेस माई सेल्फ इन ग्वांगझो, क्योंकि डुंगवान में इंग्लिश स्कूल नहीं थे और ग्वांगझो में अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल थे, तो बच्चों की पढ़ाई का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन मेरे को कम्यूट करना पड़ रहा था। आई यूज्ड टू ड्राइव, नॉट ड्राइव, आई हैड अ ड्राइवर। चाइना में तो अपन ड्राइव नहीं कर सकते। करीब 150 किलोमीटर करीब पड़ता है ग्वांगझो से, लेकिन रोड वगैरह बहुत अच्छे हैं, चाइना में बहुत अच्छे हाईवे हैं। तो मैंने वो डिसीजन लिया नंबर 1, जो मेरे को बहुत फायदे में रहा, बिकॉज दैट फैक्ट्री डिड वेरी वेल। यू नो, दीज वर ऑल ग्लोबल फैक्ट्रीज, हम लोग अक्रॉस द वर्ल्ड सप्लाई करते थे प्रोडक्ट्स। नंबर 1। नंबर 2, मेरे को उनसे जो एक बहुत बड़ी शिक्षा मिली थी वो ये थी कि जब मैंने वहां पे काम शुरू किया तो मेरी जो लीडरशिप टीम थी या जो मेरे सीनियर मैनेजर्स थे, उनके साथ में मैं मीटिंग करता था, डिसीजन लिए जाते थे और मैं पूछता था, सो वी आर गोइंग टू डू दिस राइट, और सब लोग यस यस यस। भाई यस तो यस, वही काम हो जाएगा। अब अगले महीने मीटिंग में आओ तो फिर कुछ नहीं हुआ है, फिर सब यस यस यस, फिर कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा ये चक्कर क्या, सारे यस बोलते रहो, होता कुछ नहीं है। तो फिर मैंने मेरे बॉस से पूछा कि मेरे को तो समझ में नहीं आ रही, ये लोग सब मेरे को यस यस बोलते हैं। तो बोले, तो उन्होंने मुझे तब समझाया था कि इन चाइनीज कल्चर नो होते ही नहीं है, सब चीज यस होती है। तो उनको नो भी उनका यस है। अब हमें क्या पता, हम तो इंडिया से आए थे। मेरे पास में I had a one French and one Kiwi team member, but बाकी जो मेरे लीडरशिप में थे वो सब चाइनीज मैनेजर्स थे। तो वो मेरे को तब समझ में आया कि यार ये अपन यस बोल के काम नहीं होगा, इनके साथ में अपने को उस चीज को परस्यू करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो इंडिया से आए थे, इंडिया में अपने बोला और एग्जीक्यूट हो जाती थी चीज। अब यहाँ ऐसा नहीं था, यू हैव टू फॉलो थ्रू। तो फिर जब ये जितने प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा था या जो भी प्रोसेसेस पे हम डिसीजन लेते थे, फिर उसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिकली ऑन डेली बेसिस शुरू में मैं फॉलो करने लग गया कि भाई क्या हुआ, आपने क्या किया, अगला स्टेप क्या है। यू नो, लाइक एवरी डे इफ यू स्टार्ट आस्किंग दैट क्वेश्चन, यू हैव टू इम्प्रूव ऑन डेली बेसिस। ये चीज मैंने उनसे सीखी और ही वॉज वेरी सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। सेकेंड उनकी लर्निंग थी जो मेरे को उनसे मिली कि आप फेस वैल्यू पे चीज को मत लो, क्योंकि यदि बिजनेस गड़बड़ हुआ तो यू आर द बॉस, सो गड़बड़ तुम हो, वो नहीं है। तुम्हें यदि प्रॉब्लम है तो तुम्हें सॉल्व करनी है, और उसे यदि सो दैट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, इन बिजनेस। और उसको कम्युनिकेशन इज, यू नो, जस्ट बोलने से नहीं होता, यू हैव टू फॉलो थ्रू, यू हैव टू हैव माइलस्टोन्स। ये चीजें इनफॉर्मली, ये कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन इनफॉर्मली ये क्या है, जहन में बैठने लगी और मुझे बाद में मैं हर समय यूज करता रहा, अभी भी करता हूँ, एंड इट हैज ऑलवेज हेल्प मी। सो दीस एग्जांपल्स। मेरा ख्याल है इसमें बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। और अगेन हमारे जो गेसू के दोस्त जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, उनके लिए भी इसमें दूसरी बहुत बड़ी सीख है, जो उन्होंने कहा ना कि वहां जाओ जहां तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। I think that's a great thumb rule to follow, because कई बार हमारे सामने ऐसे मौके आते हैं जब एक से ज्यादा मौके हमारे सामने होते हैं, और कई बार हमको लगता है कि बड़ा ब्रांड नेम है, ज्यादा पैसा मिल रहा है, बट आई थिंक द रूल टू फॉलो और टू टेक केयर ऑफ इज कि वहां मेरी जरूरत कितनी है। तो इसमें आई विल जस्ट ऐड समथिंग हियर, यू नो पुनीत, हम लोग को, you know, when you are in, you know, when you're in corporate or you're in private sector or you're doing anything, you're running your own business, we have to always force ourselves into challenging positions, challenging situations. When you do that, then only learning happens and actions come out of it. और उसके लिए थर्ड थिंग, एज अ लीडर, जो मैंने अपने इन्हीं सब सीनियर जो मेरे जो गुरु रह चुके हैं, इनसे मैंने सीखी थी, दे वर वेरी इंस्पिरेशनल। आपको अपनी टीम को इंस्पायर करना आना चाहिए।
वो भी एक सीख थी जो मैं अपनी जिंदगी में थ्रू आउट यूज करता आया हूँ। मैं 97 में जीएम हुआ था, बहुत साल पहले की बात है। तो उस समय तो जीएम मार्केटिंग था मैं, और फिर बाद में जो ये रिसेंट जो मेरे जीएम पोजीशन से, दीज आर लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर, यू नो, हम लोग कंपनी चलाते हैं, यहाँ जीएम बोला जाता है। लेकिन उसमें यही होता है कि यदि आप टीम को इंगेज नहीं कर सको, इंस्पायर नहीं कर सको, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है एक ऑर्गेनाइजेशन। उसमें सारे पुर्जे, यू नो, यदि सीमलेसली काम ना करें तो रिजल्ट्स आने बहुत मुश्किल है। आप प्लान बना सकते हो ऑफिस में, लेकिन होना कुछ नहीं। यहाँ पे मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा पूरे देना चाहता हूँ, ऐसा बोलूंगा, क्योंकि कुरेद की पूछते हो भाई, पूछो। क्योंकि मैंने जब आपके बारे में सब बात की, आपसे पहले पूछा सर आपके बारे में कुछ बताइए, जब हमने आपको इनवाइट किया, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि जहाँ कुछ काम होता नहीं है वहां पर आप जाते हैं और उसको टर्न अराउंड करते हैं। जहाँ कंपनियां लॉस में होती है वहां पर आप उसको प्रॉफिट बना देते हैं। और जैसे कि पिछले दिनों आपसे बातचीत में आपने मुझे बताया कि कोविड के वक्त में भी आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल है, एंड आई एम डैम इम्प्रेस्ड। मतलब ये इतना सरल नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोग कितना जूझ रहे हैं। तो उसके लिए मैं कांग्रेचुलेशन तो आपको देना चाहता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप करते कैसे? जरा क्या पर्दे के पीछे जाके हम आपके साथ देख सकते हैं? क्या आप हमको बता सकते हो कि हाउ यू मेक इट पॉसिबल? मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज करके बताता हूँ पुनीत। स्पेसिफिकली बताना तो नॉट पॉसिबल ऑन अ ओपन प्लेटफॉर्म। मेरा जो ये एक तो क्या है, मैंने जब भी कंपनीज इनहेरिट की हैं, यू नो, आई डोंट नो बाय, मेरे को हर समय वो कंपनीज मिली हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं है और उनको दिया गया। तो मुझे तो कई बार लगता था कि मैं क्या स्केपगोट हूं कि इसको डालो, फेल हो तो बाहर करो, काइंड ऑफ थिंग, ऐसा लगता था। आई डोंट नो। और उसमें जब मैं अगेन, अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे कि यू नो, you should push yourself in a challenging situation and stay action oriented। अब मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डालता हूँ कि मैंने जितने भी कंपनीज में टर्न अराउंड हुआ, वो चाहे इंडिया से शुरू हुआ, चाइना में हुआ, यहाँ पे 3 एशिया पैसिफिक गया था हैवेल्स सिल्वेनिया के लिए, वो भी टर्न अराउंड ही था। जो मेरा ब्रॉड स्ट्रैटेजी हर समय रहा है बिजनेसेस में, वो एक आप बोल सकते हैं पिरामिड है। ओके। 3 लेवल पिरामिड में भाई लोग नोट्स बनाना चालू करो। हाँ। मैं बाद में पूछ लेना यार, कुछ नहीं है। ये मेरी थिंकिंग है, ये कोई मैनेजमेंट बुक का नहीं है, मेरा अपना खुद का एक बनाया हुआ सिस्टम है जो काम करता है। तो मैं, हम लोग जो कर रहे हैं उसका पर्पज यही है कि जो किताब में नहीं लिखा है, जो गूगल में नहीं लिखा है, पर आपके एक्सपीरियंस की किताब है, वो जरा खोल के बताएंगे तो हमको भी। देखिए, कुछ चीजें होती है जो हम पढ़ते हैं, कुछ चीजें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से आती है, उसका एक अलग वजन होता है। हाँ, तो पिरामिड स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं। तो अब एक तो मैं बोलूं कि अगेन ये एमबीए से मेरे को सीखने को मिला टू यूज शेप्स, यू नो, वेदर इट इज अ बीसीजी मैट्रिक्स और ग्राफ्स और शेप्स, इनको लेके यदि आप प्रॉब्लम्स को मॉडल करोगे तो इसको समझने में और इम्प्लीमेंट करने में आसान होता है। तो ये एमबीए की सीख देखिए काम में आ जाती है। आप जो पढ़ते हो ये फिर जिंदगी में अपने आप कैसे आ जाती है, वो सबकॉन्शियस में रहता है, क्योंकि इतने प्रोफेसर मार मार के आपको कराते हैं कि दिमाग में बैठ जाता है। तो एनीवे, सो ये जो मेरा पिरामिड थिंकिंग है, ये मेरे एक्चुअली साथ जो मैं जो अपने रिव्यूज करता हूँ या प्रेजेंटेशंस करता हूँ मेरी कंपनी में, उसी से हरदम शुरू करता हूँ कि दिस इज फर्स्ट, यू नो, फर्स्ट स्लाइड ऑन माय एंगेजमेंट विद माय टीम। उसमें यही है, मेरा ये जो पिरामिड है, इसका जो टॉप है, दिस इज the goal, vision, mission section. That if your goal is not clear, what you want to achieve, you will never achieve. Okay. And your goal has to be smart, specific, measurable, action oriented, result oriented, time bound. Review and time bound. यदि आपने इसको गोल को आपने बोला मेरे को I want to grow by 30%,
But if you have to define that you want to grow by 30% by when, right? अब हमारी खैर इन सब कंट्री में तो 30% growth is like a like a dream. I'm just giving an example. There would be a lot of people from young people who are in developing countries from our teams, from our institute. So आप गोल को बहुत क्लियर रखो. It has to be 100% transparent. उस पे बहुत वक्त लगाओ गोल को क्रिस्टलाइज करने में, सिंथेसाइज करने में. एक बार गोल क्लियर हो गया, रास्ते भले ही आपने गोल बनाया, रास्ता तय किया कि हम ऐसे जाएंगे, हो सकता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम है तो वैसे जाना पड़े, लेकिन अब गोल तो आपका क्लियर है ना, आप ऐसे पहुंचो, गोल पे पहुंचोगे. दैट इज द टॉप ऑफ द पिरामिड. सेकेंड इज यू नीड एन ऑर्गेनाइजेशन टू गेट दैट गोल. गोल सोचोगे कि अपन ने गोल बना लिया तो अपने आप हो जाएगा, वो टीम चाहिए आपको. आपको टीम बनानी पड़ेगी जो उसको उस गोल को अचीव करेगी. उसके लिए हो सकता है आपको कुछ हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, हो सकता है आपको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. आप गुडी गुडी बॉय होके शिप को नहीं चला सकते हो, आपको सख्त डिसीजन लेने पड़ते हैं, इंक्लूडिंग टेकिंग पीपल्स जॉब्स और हायरिंग न्यू टैलेंट. तो रिस्क भी होता है कि आप ले रहे हो परसेप्शन के ऊपर या इंफॉर्मेशन के ऊपर गलत भी बैठ सकता है. So again, this is also a very critical piece in that strategic pyramid, that you have a clear goal and you have an organization, the right organization to implement that. And again, that right organization you must create in a time bound fashion. वो बनाने के लिए आपको 5 साल कोई नहीं देगा. आपको यदि आपने गोल बनाया है 1 साल में मुझे ये अटेंड करना है, तो आपको 2 महीने में टीम खड़ी करनी पड़ेगी. तो वो भी ऐसी टीम who can hit the road running, you know. So that's the second. Again, आप देखिए, everywhere you are putting yourself in a challenging situation. You are asking yourself to take action, you know. क्योंकि जैसे ही आपकी ये क्लियर होते जाते हैं, you have to also inform this to your stakeholder, you know, or your board of director. So you are locked in कि अब भैया अब ये तुम्हारा मेजर बन गया है, you know. वादा हो गया अब. हाँ, तो उसमें आप ओपन में हो, आपने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है. तो जो थर्ड लेवल जो मैं बोलता हूँ, which I call the systems and structure. ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसको काम करने के लिए आपको राइट टूल्स एंड सिस्टम्स चाहिए, वरना कभी आप कुछ कर नहीं पाएंगे. क्योंकि बिजनेसेस इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उसमें यदि आपके पास राइट आईटी सिस्टम्स बोलो या प्रोसेसेस बोलो या मशीन्स बोलो या इक्विपमेंट्स बोलो या जो भी चीज आपको चाहिए वो होना चाहिए, और तो वो आपको प्लान करना पड़ेगा. और यदि वो आप प्लान कर रहे हो तो दैट इज इन्वेस्टमेंट, यू नो. देयर इज लॉट ऑफ बोथ, यू नो, नंबर 2 and number 3 levels need investments, and that is why the engagement with the stakeholder is very important. पैसा तो वहीं से मिलना है. Yeah, and accountability is much bigger now. जैसे आपने अपने आप को उस पोजीशन में डाला, सिचुएशन में डाला, तो वहां से आपको पैसा ऑथराइज हो जाएगा कि भाई ओके, यू नो, यू गो अहेड ऑन दिस. और फिर आपको ये 3 लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. और यदि आप इस 3 लेवल पे इम्प्लीमेंट करो और आपका टीम फुल्ली इंस्पायर्ड और एंगेज्ड है, तो मैं नहीं समझता कि, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में तो नहीं आया कि मुझे फेलियर का मुंह देखना पड़ा. हो सकता है हमने एम किया हो 100-90 पाए, लेकिन 90 तो पहुंच गए, 60-70 पे नहीं रुके. तो मुझे एक चीज बताइए सर, इसमें मैं थोड़ा सा कुरेदूंगा आज. आपका पूरा शोषण करेंगे आज आपके एक्सपीरियंस का. मुझे ये बताइए कि सब लोग कहते हैं टीम होना चाहिए, अच्छी टीम होना चाहिए. अब वो अच्छी टीम को आप चूज कैसे करते हैं? मेरा मानना है कि ये बहुत ही, दिस इज द क्रुक्स ऑफ द होल थिंग. क्योंकि सिस्टम्स तो मिल जाएंगे, अगर पैसा लगाएंगे तो सिस्टम्स मिल जाएंगे. तो टीम जो आपके गोल को अचीव कर सके, वो आप कैसे चूज करते हैं सर? तो मैं पहले तो बताऊंगा मैं कहाँ से चूज करता हूँ, फिर बताऊंगा मैं कैसे चूज करता हूँ. मैंने जब भी टीम्स बनाई है, और लेट मी टेक वन स्टेप बैक फर्स्ट, यू नो. एक टर्म है इंडस्ट्री में जो इट इज समटाइम आई विल से वेल यूज्ड, समटाइम आई विल से इट इज इल यूज्ड. बट नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो. When you start to grow in the corporate ladders, you must have a very strong network. So you have to be part of the right associations and right platforms where you are able to interact with those people.
यू नो। इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, जब मैं मद्रास में था और मैं जरा फंस गया था अकेला, यू नो, कि यार मैं तो एक उधर वाला हूँ, इधर के तो कोई हमारे उधर के कोई थे नहीं उधर उस जमाने में, सारे ही यू नो साउथ इंडिया से उस जमाने में हुआ करते थे उस एरिया में, तो थोड़ा सा अकेलापन तो लगता है। और आप नेटवर्क अकेले में नहीं कर सकते हो, आपको ग्रुप में होना पड़ेगा। तो मैंने मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पे आईआईटी मद्रास है और मैं आईआईटी का हूँ, तो अब यहाँ पे कोई आईआईटी खड़गपुर के लड़के हैं या कोई है, थोड़ा मैं मालूम करता हूँ। तो मैंने थोड़ा मालूम किया, तो मालूम पड़ा हुआ 1 डजन से ज्यादा आईआईटी खड़गपुर से पीएचडी किए हुए प्रोफेसर थे आईआईटी चेन्नई में, मोर देन 12। तो मुझे मिल गई लीड। मैंने कहा अब आईआईटी के जो प्रोफेसर होते हैं वो दे आर हाईली रिस्पेक्टेड इन द इंडस्ट्री, और आईआईटी यू नो ऐसे भी साउथ में क्या पढ़ाई को भगवान माना जाता है, बहुत ज्यादा यू नो एजुकेशन पे कल्चरली वहां पे है ना। तो वो वहां पे आईआईटी मतलब तो एकदम यू नो आउट ऑफ द वर्ल्ड, और वो हमारे भाई अलमनाइस। तो हमने कहा घुस जाओ, तो हम वहां घुस गए और हमने कहा यहाँ पे एक अपने को आईआईटी खड़गपुर मद्रास चैप्टर खोलना है। ओके ओके। तो हमने आया, वो लोग बोले बिल्कुल खोलेंगे यहाँ पे आईआईटी, तो मद्रास चैप्टर खुल गया। और इनके सारे कंपनीज में अशोक लेलैंड बोलो या कौन सी वो एक सिरामिक की कंपनी थी बहुत फेमस यार, नाम भी भूलता जा रहा हूं मैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंपनी आपकी एमआरएफ टायर्स बोलो, ये सब के इनसे कनेक्शन, एमडी से लेके तो इससे लेके तो उससे लेके, तो हमारा इमीडिएटली, मैं जो एक लोनली वन मैन सोल्जर था, मैं एक बड़े नेटवर्क में घुस गया। और मैंने कहा यदि लाइमलाइट में रहना है तो कोई एक जिम्मेदारी ले लो। तो मैंने कहा ऐसी जो कोई करना ना चाहे, तो वो थी ट्रेजरर की, बट कोई भी पैसा नहीं संभालना चाहता है नो। तो हमने जो सबसे सीनियर मोस्ट प्रोफेसर थे उनको बना दिया चैप्टर प्रेसिडेंट, हम बन गए, और सेक्रेटरी बना दिया एक वाइस प्रेसिडेंट एमआरएफ को, हम बन गए ट्रेजरर उसके। ट्रेजरर है तो सारी मीटिंग अटेंड होती है, तो हम भी जाते थे, तो हिसाब तो चाहिए ना पैसे का। वो करके वो नेटवर्क से मैं जैसे जैसे लोगों को जानता रहा, उनके थ्रू में बाकी, तो उस जमाने में लिंक्डइन वगैरह तो था नहीं है ना, उस जमाने में तो ये सब मिलना करना इससे ही करना पड़ता था ये। तो इस तरह से मैं हर समय नेटवर्क बनाता रहा हूँ जहां भी गया हूँ। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, यहाँ पे भी आई एम वेरी एक्टिव इन मेनी ऑफ द यू नो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन इन न्यूजीलैंड। इट्स अ ग्रेट लर्निंग, इट्स अ ग्रेट लर्निंग, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, मैंने अब इतने साल काम कर लिया है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा अपने दम पे जो करता हूँ। बट आई थिंक दिस नेटवर्किंग इज इम्पोर्टेंट, एंड कहीं ना कहीं गेसु संवाद के माध्यम से हम सब भी अब आपस में जुड़ ही रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने आपको रचना के बारे में बताया, मैं आपसे पूछूंगा कहाँ है, आई विल कांटेक्ट हर। शी इज आल्सो वर्किंग इन अ वेरी सीनियर लेवल, दो वेरी जूनियर टू यू, बट मैं वो कह रहा हूँ इसी, और जैसे अजय इसमें हिस्सा ले रहे हैं, लोकेन पवार हिस्सा ले रहे हैं, तो ये एसोसिएशन के साथ जुड़ने का तो अपना महत्व है। तो मैं ये क्यों बोला कि जब मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना होता है, तो मैं अपने नेटवर्क में इस चीज को स्प्रेड करता हूँ कि मेरे को यार मेरे को मार्केटिंग का ऐसा बंदा चाहिए, या प्रोडक्शन में मेरे को ऐसा आदमी चाहिए, या आई एम लुकिंग फॉर अ सीएफओ जो मेरे जो अकाउंटेंट ना हो, जिसका बिजनेस का दिमाग हो। एक बात वो भी मैं इसको ऐड करूंगा कि मैं जब भी मेरा फाइनेंशियल, यहाँ सीएफओ बोलते हैं, कहीं पे फाइनेंस हेड बोलते हैं, जीएम जब जो भी बोलते हैं, तो जो मैं हर समय फाइनेंस का उस बंदे को लेता था जिसका बिजनेस हेड हो, वो खाली नंबर क्रंचर ना हो। क्योंकि नंबर क्रंचर में क्या है कि वो खाली यू नो 1+1 2 ही देखता है, वो उसको 1+1 3 और 4 कैसे करे वो नहीं सोचता है, यू नो। तो वो मैं हर समय इस तरह से मैं थोड़ा सा अलग अलग सोच के मैं अपना वो विचार अपने नेटवर्क में बाउंस करता हूँ, और उसके थ्रू आई you know I try to find people who may fit the role, and then I जो न्यूजीलैंड छोटा सा कंट्री है, तो यहाँ पे जरा आसान भी पड़ जाता है कि you can easily find somebody's number and give him a call and get hold of him. If I give you an example, जो मेरा अभी current production manager is doing a fantastic job for me. He's a South African, उसको मैं साउथ अफ्रीका से लाया हूँ एक 2 साल पहले, और उसको भी लेकिन नेटवर्क के थ्रू लाया हूँ।
I know one of the a South African guy who's doing extremely well here. He's part owner of a very big construction company here. तो उसने मुझे बोला मैं जानता हूँ एक को, he is very good, उसका बैकग्राउंड इसमें है और जो तुम चाह रहे हो जो चीजें वो उसमें वो है. तो मैंने उसको स्काइप पे इंटरव्यू करके उसको बुला, उसको वर्क वीजा पे लेके आया. He has done a fantastic job for me. So again network, you know. So वो मैं number one. So how I get it, you know. And so the next question comes, what I look for them, you know. So I was just giving an example of that finance guy. I never go for any finance guy who has worked for me, and out of them I can at least say 2 of them today are in CEO GM level. So they're running businesses. They're not still accountants, you know. So मैं हर समय लेता हूँ जिनका बिजनेस साइड में दिमाग भी चले. क्या होता है कि भाई आप मार्केटिंग में खर्चा क्यों कर रहे हो, काट दो. पहली बात तो अकाउंटेंट यही बोलता है, वो ये नहीं समझता है कि उसके बिना कंपनी आगे कैसे बढ़ाओगे, यू नो. क्लाइंट ही नहीं होंगे तो बिजनेस बेचोगे किसको, यू नो. सो दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग इज इफ आई गिव एग्जांपल ऑफ यू नो सेल्स. अब कई बार क्या होता है सेल्स में एक माइंडसेट चलता है कि यार वो जो कंप्यूटर का जो वो सेल्स वाला बंदा अच्छा है उसको उठा लो. वो एक 99% जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं ऐसे होते हैं. आप मानोगे नहीं, मेरे करियर में मेरी इंडस्ट्री का एक भी नहीं होगा जो सेल्स में सीनियर लेवल बंदा होगा जो मेरी इंडस्ट्री का. मैं हर से बाहर से लेता हूँ. वो भी मेरी सीख है जो मेरे फर्स्ट गुरु से मिली थी, जो मेरे एमडी थे हनीवेल में. वो उसके पहले जॉनसन एंड जॉनसन में काम करते थे. और उन्होंने मेरे को एक किस्सा शेयर किया था कि जो जॉनसन एंड जॉनसन के जो सूचर्स या जो ऑपरेशन थिएटर में यूज होने के इक्विपमेंट्स हैं वो उसका बहुत बड़ा उस जमाने में शायद 60-70% इंडिया में मार्केट शेयर था उनका सारे हॉस्पिटल्स में. उसका कारण ये था कि जॉनसन एंड जॉनसन के बंदे डॉक्टर्स को टारगेट करते थे कि उनका प्रोडक्ट स्पेसिफाई करें. तो स्पेसिफिकेशन पे ध्यान दो. ये मत सोचो वो जो बंदे लेते थे वो ऐसा नहीं करते थे कि हम जॉनसन एंड जॉनसन का हूं तो मैं कैडिला से ले लूं, क्योंकि कैडिला वाला तो ऑपरेशन के इक्विपमेंट बेचता नहीं, उसको आइडिया नहीं होगा कैसे सर्जन से डील करना. इस तरह से मैं इस तरह की लिंक्स मैं ढूंढ के यू नो सोचता हूँ कि मुझे किस बात की जरूरत है, उससे मिलता जुलता कौन सा इंडस्ट्री है या प्रोसेसेस वाला इंडस्ट्री है, तो वहां कौन अच्छा. वो जब आएगा ना, ही विल ब्रिंग न्यू आइडियाज. People from your industry are blinkered. They will not look out, you know. They are in the box anyway. Exactly. और आपको यदि आगे बढ़ना है उस ग्रुप उसमें आपको जो फ्रॉग इन वेल से बाहर कूदना है तो आपको थोड़ा उसको अलग करनी पड़ेगी आपको. That is another thing you look for. Great insight, sir. Great insight. मुझे एक चीज छोटी सी चीज और बताइए कि कई लोग बोलते हैं कि हम जब लोगों को दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जनरली हम 75 मिनट का एक सेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी इम्पोर्टेंट चीजें हो रही है एंड सर इज ओपनिंग अप एंड ही इज टेलिंग अस ऑल हिज सीक्रेट्स. सो व्हाई नॉट, सो बी विथ मी और थोड़ा सा और पैसा वसूल करते हैं. मतलब पैसा दिया नहीं तो वसूल करने बैठ गए. तो सर मुझे ये बताइए कि जब हायर लेवल पे हम लोगों को चूज कर रहे हैं, तो आपने कहा नेटवर्क से मैं चूज करता हूँ, तो ऑब्वियसली किसी ने रेफर किया है तो आपको भी जानते हैं, उनको भी जानते हैं, उनको पता है कि आप लोग अच्छी तरह से काम करेंगे. बट टेल मी, जब आप इंटरव्यू लेते हैं तब क्या देखते हैं? लोग बोलते हैं कि एटीट्यूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्किल्स फॉर एग्जाम्पल. और तो एटीट्यूड को आप पता कैसे करते हैं कि इस आदमी का एटीट्यूड सही है कि नहीं, या एटीट्यूड बोलते किसको? दिस इज लाइक वन वेग टर्म. और तो आप जरा इसके ऊपर कुछ रोशनी. मेरे इंटरव्यूज यदि तुम सुनोगे तो तुमको थोड़ा सा हो सकता है अजीब लगे. मैं इंटरव्यू में कभी भी काम की बात करते ही नहीं हूँ. पहली बात तो क्या है, वो एक टिपिकल होता है कि where you want to be after 3 years, what are your strengths and weaknesses, ये सब तो मैं कभी पूछते ही नहीं हूँ. ये तो टेम्पलेट है. क्योंकि दो चीजें ये सब लोग सब तैयार करके आते हैं, रट्टा मार के आते हैं.
तो ये सब मैं कभी नहीं पूछता हूँ। तो यदि मैं आपको मेरी स्टाइल कैसे मैंने डेवलप की उसका एग्जांपल दूं, तो आप ये एटीट्यूड की बात से बता रहा हूँ। तो जैसे मेरे चाइना के बॉस के साथ में बहुत जमा, और वो मेरे गुरु भी थे बने, उन्होंने मेरे को बाद में काफी कुछ भी किया ऑर्गेनाइजेशन में, आज भी टच में है मेरे साथ में। तो उसमें मैं जो चीज मैंने उनसे सीखी कि वो हर समय केमिस्ट्री पे बहुत ध्यान देते थे कि आपकी उससे जमेगी कैसी सामने वालों से, जो जिसको ले रहे हो। ये क्या है, जब आप टीम में खेल रहे हो तो आपको ऐसे करना है कि यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, राइट। और उसमें क्या है, जो थोड़ी जैसे आपके लिए इंटरेस्ट कॉमन है, जो काम की नहीं बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट, जैसे वो ऑस्ट्रेलियन है और मैं इंडियन हूँ, हम दोनों का पैशन क्रिकेट है। तो ये कॉमनैलिटी थी जो हमने उसमें, उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा सबसे पेट प्लेयर कौन है, मैंने उस जमाने में बोला था कपिल देव। ओके। और उन्होंने मेरे को बोला था डेनिस लिली, उनका था। तो भले ही वो हम, तो उसमें क्या, आप देखो हम लोग का सोचना कि भाई फास्ट बॉलर, एग्रेसिव बॉलर, वो उसी को पसंद आएगा जो उस तरह का हो अपनी जिंदगी में, ओके। ये आपका ट्यूनिंग बनना शुरू हुआ कि यार ये सिमिलर थिंकिंग के लोग हैं, ऑफ कोर्स आपके थोड़े बहुत इंटरेस्ट कॉमन होने चाहिए, क्योंकि जब आप टीम में काम करते हो पुनीत, आप सिर्फ वो ऑफिस टाइम में यदि सोचो कि मैं काम करके टीम बना लूंगा, हो ही नहीं। तो आपको ऑन सोशल लेवल भी अपनी टीम के साथ में एंगेज होना है। और जब आप, यदि उससे आपके फ्रेंडली रिलेशन ना हो, जिसके साथ आप चार चीजों पे हंस ना सको, बोल ना सको, तो टीम कभी काम नहीं करेगी। क्योंकि जैसे ही वो 5 बजेगी वो भागेगा, बोलेगा हो गया सब, टाटा बाय बाय, मेरे को नहीं करना। तो वो आपको एक एंगेजमेंट करना पड़ता है। तो ये सब चीजें एटीट्यूड में ना, ये सब सॉफ्ट, मैं इनको सॉफ्टर साइड ऑफ पर्सन आई कंसिडर मोर देन हार्ड साइड, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव स्किल्स कैन बी टॉट। ऐसा कोई स्किल नहीं जो सिखा नहीं सकते हो। आज मेरा बेटा अमेजोन में काम करता है और वो एलेक्सा बीयू में है, तो मैं पढ़ रहा हूँ ऑन AI and ML, and I'm not finding it difficult. I'm able to grab it. So इस उम्र में भी मैं कोशिश करूंगा तो सीख जाऊंगा. I can even program, I'm sure. The skills can be learnt, but if you get people they're highly skilled, but wrong temperament, they're not team players, they're very aggressive, they headbutt, they never make decisions, or they're not risk takers. They are what एक term चलती है इस तरह इन कंट्रीज में, fluff. They're fluff, Fluff, yes. वो उसमें टीम कभी काम नहीं कर सकती है। तो जब इसलिए आप, hello, can you hear me? Yeah, I can hear you. I just shall I keep talking or shall I stop? Yeah, you keep talking. Okay, so तो एटीट्यूड मैंने जैसे बोला, मैं सॉफ्टर स्किल्स, सॉफ्टर साइड, ह्यूमन साइड ज्यादा देखता हूँ, whether a person is family oriented, or what kind of hobbies he has, what kind of sports he likes. If I give an example, I'd like to take most all my team members are always interested in team sports. मैं इंडिविजुअल स्पोर्ट्स वालों का जिसमें रुचि है, वो मेरी टीम में हार्डली होंगे, क्योंकि जब आप सारे जिक्सॉ पजल को साथ में रखते हो, तो ये आपकी, मैंने जैसे बताया कि आप टीम मेंबर तभी अच्छे बनोगे जब आपको टीम की इज्जत करोगे, टीम पसंद आती होगी। तो उस तरह से मैं इंटरव्यूज लेता हूं, मैं कभी भी, और मैं आई मेक देम वेरी इनफॉर्मल, आई मेक द पर्सन फील वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि वो जब तक डिफेंसिव है, हिज रियल थिंग विल नॉट कम आउट, एंड मेनी पीपल हैव हिडन टैलेंट्स, I mean, I give you one example. मैंने एक यहाँ पे, जब मैं स्नाइडर में GM था न्यूजीलैंड में, मैं तो यहाँ GM प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज था, और हम लोग एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिवीजन बना रहे थे कि हम लोग, कि हमारे पास में वो रिसोर्सेज हो कि हम डिजाइन और बिल्ड कर सके, सबस्टेशंस एंड ट्रांसमिशन स्टेशंस।
तो उस समय यहाँ इंजीनियर्स का मिलना बहुत मुश्किल था जो एक्सपीरियंस्ड हो। हम खोजते रहते थे, बाहर से भी बहुत लाए थे, आउट ऑफ न्यूजीलैंड से भी लेके आते थे। तो एक दिन हमारे किसी गेस्ट को छोड़ने टैक्सी ड्राइवर आया कंपनी में। यहाँ पे कॉर्पोरेट कैब बोल के कंपनी एक टैक्सी सर्विस है। उसने दरवाजे पे हमारे गेस्ट को ड्रॉप किया। कोई ऑस्ट्रेलिया से आया था, हम एयरपोर्ट से लाके ड्रॉप किया। तो he walked to reception and he said, I am a qualified electrical engineer and I'm looking for a job. And he was driving a taxi. ऐसे बहुत इमिग्रेंट्स की कहानियां हैं इन देशों में। जो लोग आते हैं बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है शुरू में। कोई टैक्सी चलाता है, कोई मैकडोनल्ड में काम करता है, उससे धीरे धीरे वो लोग उठते हैं। और ये काफी एजेड थे। इनकी he must be in his mid 50s or close to 60. तो मैं उस समय सीढ़ी से उतर के कुछ काम, मैं नीचे आ रहा था, रिसेप्शन नीचे था, मेरा ऑफिस ऊपर था, मैं नीचे आ रहा था। तो मैंने देखा रिसेप्शन बात कर रहा है। तो रिसेप्शन ने मुझे बोला कि क्रिश, दिस गाय इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब। और तब मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर्स की बड़ी खोज में था, क्योंकि मैं आई वाज नया जीएम था उस डिवीजन का। तो मेरे को एक चीज अच्छी लगी कि बंदे में गट्स थी कि उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। वो इज फ्रॉम इजिप्ट, लेकिन उसमें गट्स था कि उसने दरवाजे पे आके एक ब्लॉन्ड गर्ल से ये बात बोली। शी वाज अ वाइट गर्ल ऑन द रिसेप्शन। उसने आके बोला क्या है वो, आई वांट अ जॉब। मुझे वो बात अच्छी लगी कि इसमें कोल्ड कॉल का दम है, नंबर 1। और मैं सेल्स की बैकग्राउंड से आया था, तो मुझे हर समय ऐसे लोग पसंद आते थे जो लोग who are gutsy and who can stand up. फिर मैंने ऊपर जाके मेरे जो मेरे दो मैनेजर्स थे, एक प्रोजेक्ट देखता था, एक सर्विसेज देखता था। प्रोजेक्ट वाले को मैंने बोला कि यार ये एक बंदा आया हुआ है, तुम उससे मिलो। तो उसको उसने बुलाया बात करने के लिए। 10 मिनट बाद वो भागा आया मेरे पास में। मैंने बोले, क्रिश, दिस गाय इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने कहा क्या हो गया यार? बोले, he has done installation and commissioning of nuclear power plants in Middle East. My God, क्या बात है? और he is highly knowledgeable. बोला मेरे, he is more knowledgeable than me. मैं उसको क्या इंटरव्यू करूं? मैं उससे जो पूछता हूँ मेरे को तो लेक्चर तो सुना देता है। हमने उसको सिलेक्ट किया, जबकि काफी लोग मुंह बना रहे थे कि यार क्या कर रहा है ये बंदा, क्योंकि उस बंदे में दम था, उसमें नॉलेज था और बड़ा हम्बल था। और he became one of my, उसके दम पे एक्चुअली मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस कंट्री में जीता था इवेंचुअली, जब सेला जॉइंड अस, एंड he proved to be an asset. अब ये बड़ा अनकन्वेंशनल वे ऑफ टेकिंग अ पर्सन। बहुत अनकन्वेंशनल। देखिए, जब आपको लगता है, your gut says that yes, he had skills, so his attitude was excellent, but he also had skills. He's highly experienced in things. मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज बोलूंगा, मोर इन जेस्ट मे बी, बट शायद वो भी वहाँ पे इजिप्ट के किसी गेसू से आया होगा। तो सर, आज आपके साथ बात करके पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजरता चला जा रहा है। इतना कुछ सीखने को मिला है, इतना कुछ सीखने को मिला है, और अभी भी बहुत कुछ बातें हैं जो हम करते रह सकते हैं। अगली बार के लिए कुछ छोड़ते हैं। इसका पेज नंबर 2 फिर होगा गेसू संवारकर, और आप अपने कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़े। हालांकि मैं आभार नहीं प्रकट करूंगा, आप हमारे अपने ही हैं, ये घर की बात है, बट फिर भी बहुत बहुत अच्छा लगा। और अपने सब दोस्तों से जो आज ये सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने इसमें से क्या सीखा? कुछ 2-4 चीजें जो यू माइट हैव लर्न्ड, जो आपके दिल को छू गई हो, या आप सर को कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो जरूर चैट बॉक्स में रखिए। और सर, मुझे अजय ने अभी सूचना दी कि रचना हॉलैंड से है, वो न्यूजीलैंड से नहीं है। मुझे गलत फहमी हो गई थी। अब मैं भी इतने सारे गेसू के चुने हुए हीरो से इतने बात कर चुका हूँ कि शायद मेरे लिए भी अभी समझना मुश्किल है कौन कहाँ से। बहुत I'm quite impressed, क्या आप अपना जो प्रोफाइल है, is absolutely phenomenal. I'm very impressed and I feel proud
to be, I am part of them. I used to be, frankly speaking, maybe before seeing Gisu Samvad, I was not as proud to be part of Gisu as I am proud to be an IITian. But today I am equally proud that I am part of Gisu when I see my alumni, they are hosting the Gisu flag so high. And I am really, I look up to them. Many of them, I've learned a lot from them. I will be honest with you. And they are, I'm very proud to be part of this fraternity. तो सर आपसे और भी बहुत कुछ सीखना चाहेंगे और बहुत सारे शेयर करना चाहेंगे. मे बी someday I will connect achievers together. मेरे पास, हमारी टीम के पास एक बहुत बड़ा, ये सिलसिला बंद होने वाला नहीं है. लोगों ने कहा थोड़े दिन चलेगा, उसके बाद सब बंद हो जाता है. पर जब हमारे पास इतने लोग हैं और अभी तक बहुत लंबी लिस्ट है हमारे अचीवर्स की, इसके अलावा मेरा कहना है कि मैं हट जाऊंगा, दो अचीवर्स आपस में जब बात करेंगे तब शायद कुछ और चीज निकल के आएगी. शायद मैं आपकी इंडस्ट्री का ही कोई बंदा आपके साथ बैठाऊंगा. तो ये सिलसिला बहुत लंबा चलने वाला. और इसमें सर एक बात बोलूंगा पुनीत, कि ये जो आपकी जो ये yourself, संजय, अजय and 23 of you all, I have seen your profile of many of you. You guys need to also come on the other side of the table now, And मैं इंटरव्यू लूंगा, आप लोग बैठिए सामने, मुझे खुशी है कि हमारे पास इतने अच्छे कोऑर्डिनेटर्स भी हैं और मॉडरेटर्स भी हैं, क्योंकि मेरे अलावा इसमें प्रद्युम्न इंगले भी करते हैं जो हेंकल ग्रुप में हैं, और वो भी एपेक रीजन वो चाइना में है. भास्कर लक्ष्कार है जिन्होंने किया है, जो खुद एक IAS ऑफिसर हैं. हमारे साथ रचना है, देखा है शायद से भास्कर का आपने किया है ना इंटरव्यू? हाँ मैंने किया है, IAS ऑफिसर है, करेक्ट. आज्ञा दुबे हमारे साथ करती हैं, जो बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं. और इसके अलावा गुंजन सिद्धा है, वो शायद जबलपुर में प्रोफेसर ना. जबलपुर में. सर आपने बहुत स्टडी किया है सबका. इसका मैंने बोला ना, मेरे को अभी गीसू के एलम्स ज्यादा पता है IIT से, टू वेरी ऑनेस्ट विद यू. ओके. तो गुंजन है जो अभी खुद अपना स्टार्टअप चला रहे हैं, काफी अच्छे पदों पर काम कर चुके हैं, दुनिया भर में घूम चुके हैं. तो ऐसे और किसी का नाम मैं अगर भूल भी रहा हूँ तो आप मुझे माफ कीजिएगा. नहीं, बहुत देखो, अभी आपसे अजय जैसे अजय से मेरी बात हो रही थी बीच में, और मेरी बिटिया नेक्स्ट वीक ही ऑस्ट्रेलिया जा रही है, उसका वहाँ जॉब लगा है तो सिडनी जा रही है. तो इमीडिएटली मेरे को अजय ने अपने एक एलुमनाई का वो दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया, मेलबर्न में शायद से वो है. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द नेटवर्क, वी कैन ऑल सपोर्ट ईच अदर. एलुमनाई में, एलम्स में वो बहुत एक ब्रदरहुड होता है. मैं आपको तो पार्टिंग नोट पे मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जो आपने बात बोली अभी कि आपकी बिटिया मेलबोर्न जा रही है. सर सिडनी जा रही है. दो बंदे हैं, एक अजय है और एक लोकेंद्र पवार है, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे. ये दोनों जुड़वा जासूस जो है, इन्होंने पूरे दुनिया में गेसू वाले कहाँ है सबकी एक ऐसा रजिस्टर बना रखा है, ठीक है. और इन लोगों का दावा है कि आप कहीं भी चले जाइए दुनिया में, 24 घंटे में आपको हम किसी गेसुआइट से मिलवा देंगे. अरे वाह. तो जैसे वो जैसे कहते थे ना कि ब्रिटिश एम्पायर में सूरज कभी अस्त नहीं होता, हमारा भी यही है जी. सर गेसू का सूरज कभी अस्त नहीं होता. और सब लोग मतलब, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आज कि भले ही आप लोगों ने दूसरे इंस्टीट्यूट से भी आगे कुछ पढ़ाई की होगी, सब लोगों ने गेसू के साथ सबका प्यार आज भी बना हुआ है. गेसू में सबकी आज भी, एंड आई थिंक दैट टेल्स अस कि गेसू का क्या इम्पोर्टेंस है. और थैंक यू सो मच सर. और my pleasure. It was all pleasure is mine, Puneet. I must thank you that you give so much of your time to do this research. You and all the team members, and everyone has work, responsibility, yes. Families, and in spite of that, you guys, you give so much time with no returns. I think
दिस इज व्हाट इज नोन एज, सही में जो गीसू की सेवा हो रही है ना, ये आप लोग कर रहे हो। तो इसीलिए तो कह रहे थे, पैसा वसूल कर लेते हैं हम, पैसा वसूल कर लेते हैं सर, सीख के पैसा वसूल कर लेते हैं। सर थैंक यू सो मच सर। और आपकी पत्नी को, जो आपकी मेंटोर है, उनको भी हमारा नमस्ते बोलिए, अपने परिवार को हमारा नमस्ते बोलिए। और आपकी आज्ञा से मैं अब इसको यहाँ पर विराम दे सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप सबको भी संडे का एक प्यार भरा सलाम।